हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा थर्ड मैराथन सेशन फॉर द एएफएम कंपोनेंट और आज हम डिस्कस करेंगे 100 एमसीक्यूज रिलेटेड टू मॉड्यूल्स सी एंड डी ऑफ द एएफएम कंपोनेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is related to zero based budgeting. What is the fundamental principle behind zero based budgeting? Zero based budgeting evaluates sorry Zero based budgeting evaluates activities and programs based on their historical performance. ZBB focuses on maintaining consistent expenditure levels across programs. ZBB requires justification for every rupee of expenditure and starts from scratch, and it starts with a predefined base budget from the previous year. तो जीरो बेस्ड बजटिंग में आपको वर्ड क्या देखने को मिलता है? जीरो बेस। कोई भी बजट जो जीरो बेस्ड बजट है, इसका मतलब है उस बजट को हमेशा जब बनाया जाता है स्क्रैच से, जीरो से बनाया जाता है और इसमें प्रीवियसली जो बजट्स बने थे उनका क्या परफॉर्मेंस था, क्या टारगेट्स अचीव हुए या नहीं अचीव हुए, कैसी परफॉर्मेंस थी, नथिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. इंटायर बजट इज मेड अफ्रेश और सारी जो भी उसमें के अंदर एक्सपेंडिचर की या टारगेट्स की जो सेटिंग करनी है वो सब कुछ दोबारा से एनालिसिस करके सेटल किया जाता है. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी. इट रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन फॉर एवरी रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, कंसिस्टेंट एक्सपेंडिचर लेवल्स हम मेंटेन करने की कोई इसमें बात नहीं होती है और कोई प्री डेफिनेशन नहीं होती है कि पिछले साल के बजट से हम कुछ इंस्पिरेशन लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बजट कंट्रोलर इन एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बजट कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ रियलिस्टिक बजट्स एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग, acting as the head of the budget committee, issuing instructions to the various departments for budget preparation और coordinating various functions involved in budget preparation. तो देखिए, जो आपका बजट कंट्रोलर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बजट को बनाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए उसको कंपाइल करना. सो कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रियलिस्टिक बजट्स इज बेसिकली द मेन जॉब ऑफ द बजट कंट्रोलर. एंड इस जॉब को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली ही कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस डिपार्टमेंट्स. वो बजट प्रिपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सब काम करते हैं, बट जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. XYZ Corporation, a manufacturing company, recently implemented a budgetary control system. The production department was allocated a budget of rupees 5 lakh for the current quarter. At the end of the quarter, the actual expenses incurred by the department were rupees 4 lakh 80,000. What can be concluded about the department's performance? तो यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसने एक बजट कंट्रोल सिस्टम लगाया और उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपीस का बजट जो है करंट क्वार्टर के लिए दिया गया है, लेकिन कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ? 4,80,000, यानी 20,000 कम एक्सपेंडिचर हुआ है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. इससे हमें डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में क्या पता चलता है? द डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, और द डिपार्टमेंट अंडर स्पेंट द बजट बाय 20, और इट स्टेड विद इन द बजट, और इट एक्सीडेड द बजट बाय 20,000. तो हमें आराम से पता चल रहा है कि जो 5 लाख का एक्सपेंडिचर उनको मिला था उसमें से उन्होंने 20,000 कम किया है. तो दे हैव अंडर स्पेंट द बजट बाय रुपीज 20,000. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. आपको एक ऐसी जो छोटी छोटी केस स्टडीज आती हैं, ये आपको 1 मार्क्स की या आधे नंबर की भी आ सकती हैं. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग दीज केस स्टडीज एंड आंसरिंग देम. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ये देखते हैं. इन अ गिवन सिनेरियो, XYZ Corporation implemented a budgetary control system and the production department faced unexpected machine breakdowns during the quarter, leading to decreased production efficiency and higher labor cost. Which element of the budgetary control system is demonstrated in this situation? तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ बजट दिया था लेकिन अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स हो गए, मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई और प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम हो गई. तो ये बजटरी कंट्रोल के किस सिस्टम को जो है इंडिकेट करता है? कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं, कॉस्ट एस्टिमेशन तो यहाँ पर नहीं हुई है क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड मशीन ब्रेकडाउन हुआ है इसको हमने एस्टिमेट नहीं किया था, राइट. बजट प्रिपरेशन में और मॉनिटरिंग में भी इसका कोई रोल नहीं आएगा. यहाँ पर रोल आएगा वेरिएंस एनालिसिस का. वेरिएंस एनालिसिस इज डन टू फाइंड आउट व्हाई आवर कॉस्ट was different from the expected or estimated cost. तो हमारी जो कॉस्ट थी वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा हो गई, एफिशिएंसी एस्टिमेशन से कम हो गई. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अनएक्सपेक्टेड मशीन ब्रेकडाउन है. ये कहां पर हमें देखने को मिलेगा? वेरिएंस एनालिसिस करते वक्त. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस? सीवीपी एनालिसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है?
दिस एनालिसिस ओनली कंसिडर्स वेरिएबल कॉस्ट एंड डिसरिगार्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। इस एनालिसिस में हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिगार्ड नहीं लेते हैं। CVP analysis explores the relationship between cost, volume, and profit within a relevant range of activity. It is solely applicable to service-oriented business, and it primarily focuses on analyzing customer value propositions in the market. So basically, why do we do CVP analysis? We basically do CVP in order to find out कि whenever we increase our volume of production, how does our cost of production change, and how does the profit that we earn change. और ये कैलकुलेट करने के लिए हम सीवीपी के एनालिसिस करते हैं। और इस एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है, क्योंकि हम कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट की रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हैं। पहले में क्या लिखा है, सीवीपी ओनली कंसीडर्स वेरिएबल कॉस्ट एंड डिसरिगार्ड फिक्स कॉस्ट। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपको सीवीपी में ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपको फिक्स्ड कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा, राइट तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो यू हैव टू सेल अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू रिकवर दैट फिक्स कॉस्ट, तो आपकी वॉल्यूम भी ज्यादा सेल करनी पड़ेगी और आपका प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम फिक्स कॉस्ट को भी ध्यान रखते हैं। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, इट इज सोलली एप्लीकेबल टू सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो उसमें सीवीपी एनालिसिस करी जाती है। इट प्राइमरली फोकसेस ऑन एनालाइजिंग कस्टमर वैल्यू। नहीं, कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशंस को एनालाइज करना हमारा यहाँ पर फंडा नहीं है। हमारा फंडा है हमारी कॉस्ट को एनालाइज करना कि व्हाट इज द कॉस्ट दैट वी इनकर ऑन आवर प्रोडक्शन, हाउ मच वॉल्यूम डू वी प्रोड्यूस एंड हाउ मच प्रॉफिट डू वी ऑन दैट वॉल्यूम। इसका रिलेशनशिप हम सीवीपी में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज द सेकंड वन। ओके, अब ये ऐसे सिंपल सा एक न्यूमेरिकल अगर आ जाए आपको आधे एक नंबर का, तो आपको एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आपको चैप्टर नंबर 22 जो वाईटीएम का चैप्टर है वहां से आपको अच्छे अच्छे ये न्यूमेरिकल्स के 4-5 फॉर्मुलाज हैं, इनको ध्यान से एक बार याद कर दीजिएगा। इस पे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ऐसा मुझे पूरी पूरी गट फीलिंग है। व्हाट इज द करंट यील्ड ऑन अ बॉन्ड इफ द पार वैल्यू इज 100, कूपन रेट इज 8% एंड द मार्केट वैल्यू इज 80 रुपीज। आपको कूपन रेट दे दिया गया है, आपको पार वैल्यू बॉन्ड की दे दी गई है, और आपको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है मार्केट वैल्यू है वो भी दे दी गई है। आपको करंट यील्ड फाइंड आउट करनी है। फॉर्मुला क्या होता है, द कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। तो कूपन पेमेंट कितना आएगा, कूपन पेमेंट इज कैलकुलेटेड एज 8% into 100 and the current market price is obviously 800, sorry, the current market value is only 80। ठीक है, so 8% of 100 is 8 over 80 is 1 by 10, that is 0.1 is the current yield। 0.1 yield को हम अगर परसेंटेज टर्म्स में डिस्क्राइब करें तो ये 10% की yield यहां पर आती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ बॉन्ड हैज अ मैकॉले ड्यूरेशन ऑफ 7 years। तो ड्यूरेशन दे दी गई 7 साल की, एंड द वाईटीएम इज आल्सो गिवन एज 10%। कैलकुलेट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सो इन ऑर्डर टू डू दिस यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर मॉडिफाइड ड्यूरेशन। क्या होता है फॉर्मूला मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, इफ वी ऑलरेडी नो व्हाट इज मैकॉले ड्यूरेशन, तो हम मैकॉले ड्यूरेशन को डिवाइड करते हैं बाय 1 प्लस वाईटीएम, and this is modified duration। So Macaulay duration is given as 7 years। इसको 1 प्लस वाईटीएम, और जो वाईटीएम होगा वो 10% है, यानी इसको हम 0.1 लिखेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाय 1.1। इफ माय मैथमेटिक्स इज नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस शुड बी समवेयर अराउंड 6.37%, 6.37 ईयर्स, सॉरी। ठीक है, तो आंसर आपका बी आना, हाँ बी आंसर आएगा, 6.36 ईयर्स आपका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which among the following are not considered by banks for sanctioning term loans? टर्म लोन सैंक्शन करते वक्त बैंक्स किस चीज को रिगार्ड नहीं करते हैं, परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी, करंट एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। सो इफ अ बैंक इज गोइंग टू सैंक्शन योर टर्म लोन्स, दे आर गोइंग टू कंसिडर एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू कंसिडर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, कि आपको लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह खरीदनी है, या आपको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, या आपको ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करना है। इन सभी चीजों का ध्यान रख करके बैंक आपका जो टर्म लोन है वो सैंक्शन करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मैंने यहाँ पर मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस भी मिक्स किए हैं और मॉड्यूल सी के क्वेश्चंस भी मिक्स किए हैं आपके लिए। तो इन मार्जिनल कॉस्टिंग, हाउ आर फिक्स्ड कॉस्ट्स हैंडल्ड व्हेन मेकिंग डिसीजंस। अगर आप डिसीजंस लेते हो तो फिक्स कॉस्ट को कैसे हैंडल करते हो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। दे आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द प्री डिटर्मिन्ड फॉर्मूला,
they are ignored as they are considered sunk costs or they are considered relevant and included in decision making. So marginal costing का सबसे बड़ा जो एक फीचर है वो क्या है कि in this costing process we basically ignore fixed cost while deciding on our pricing. जब भी हम प्राइसिंग करेंगे हम फिक्स कॉस्ट को अकाउंट में नहीं लेते, हम सारा का सारा फिक्स कॉस्ट जो है उसको रिकवर करते हैं हमारी कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो हमारा जितना प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से हमारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करेंगे। हम क्यों इग्नोर करते हैं इन फिक्स कॉस्ट को? क्योंकि हम इसको संक कॉस्ट मानते हैं। वी कंसिडर दीज कॉस्ट की, ये तो कॉस्ट होनी ही होनी है। ठीक है, तो हम कितनी प्रोडक्शन बढ़ा लें ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, तो हम इन कॉस्ट्स को, इस फिक्स कॉस्ट को अकाउंटिंग जरूर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको दिखाते भी हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग चीज क्या है कि हम उन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं अपनी प्राइसिंग डिसीजंस करते वक्त, क्योंकि हम उसे संक कॉस्ट मानकर चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, अ कमर्शियल पेपर कैन नॉट बी इशूड बाय, कमर्शियल पेपर कौन इशू नहीं कर सकता? Companies including NBFCs and all India financial institutions subject to certain conditions. Any other body corporate with a minimum net worth of 100 crore. Any cooperative society with a minimum net worth of 25 crore. Or any limited liability partnership with a minimum net worth of 50 crore. So, याद रखो, a commercial paper can be issued by scheduled commercial banks. They can be issued by non-banking financial corporations as well as all India financial institutions. तो हमारा नंबर 1 जो ऑप्शन है वो सही है। कोई भी दूसरी कंपनी या कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, अगर उसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है तो भी वो सीपीज इशू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स आल्सो कैन इशू सीसीपी, बट देयर नेटवर्थ शुड बी मोर देन 100 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ होना चाहिए, 50 या 25 करोड़ का नहीं होना चाहिए। तो हमारा थर्ड और फोर्थ यहाँ गलत होगा। तो याद रखेंगे आप, कोई भी किसी भी तरीके की कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हो, वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं, बट उनका जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। कितने से? 100 करोड़ से। ठीक है, बाकी जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दे कैन ऑल्सो डू दिस। सो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे हमसे पूछा गया था कैन नॉट बी इशूड, तो कैन नॉट बी इशू कौन है? 3 एंड 4, कोऑपरेटिव एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, दे कैन नॉट इशू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लीज एग्रीमेंट्स? लीज एग्रीमेंट्स, गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं क्वेश्चंस की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ अगर, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके या वीडियो को बीच में पॉज करके भी आप अपना सॉल्व करके उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू प्ले कर सकते हैं। आई एम गोइंग इन अ स्पीड बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि कम समय के अंदर लोग रिविजन के लिए अगर ये सेशन सिर्फ देख रहे हैं तो वो फटाफट से क्वेश्चंस को देखते जाएं और आंसर सुनते जाएं। ठीक है, और उनका ज़्यादा टाइम भी इसके अंदर जो है इन्वेस्ट ना हो। सो अगर हम लीज एग्रीमेंट्स की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? इट इज अ लीगल एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बिल्कुल सही बात है, इट इज करेक्ट। इट इज अ लीगल एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इट गारंटीज द लेसी द यूज फॉर प्रॉपर्टी एंड गारंटीज द लेसर रेगुलर पेमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। गड़बड़ क्या करी है? लेसर की जगह लेसी लिख दिया है, लेसी की जगह लेसर लिख दिया है। लेसर इज द पर्सन हु, सॉरी, हाँ, लेसर इज द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द एसेट। सो यस, लेसर विल गेट द रेगुलर पेमेंट्स। लेसर को रेगुलर पेमेंट्स मिलेंगी। लेसी कौन है? लेसी वो पर्सन है जिसने रेंट पे एसेट को यूज करना है। ठीक है, सो ही विल यूज द एसेट एंड द प्रॉपर्टी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट कैन बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल। यस, रेजिडेंस के लिए भी लीज ले सकते हो, कमर्शियल पर्पस के लिए भी लीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू लीज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई रूल मैंने आपको कभी नहीं बताया है। ह्यूमंस, इंसान जो है, नॉर्मल नेचुरल पीपल जो है, दे कैन ऑल्सो एंटर इनटू लीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंपनीज कैन ऑल्सो एंटर। ठीक है, तो चाहे आप आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन हो, इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 1,60,000 at the rate of 10% per annum for the period of 30 months. So if you want to solve this on your own, pause the video right now and you can solve this and then resume the video. लेकिन मैं यहाँ पर अभी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू द टाइम पीरियड। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1,60,000। इसका रेट कितना है? एनुअल रेट अगर आप देखोगे तो 10% पर एनम है। मैं एनुअल रेट ही लूंगा, यहाँ पर एनुअल रेट ही लेंगे। एनुअल रेट कितना आ रहा है? 10% पर एनम, दैट इज 0.1। ओके, फिर टाइम, अब टाइम देखना है, यहाँ पर 30 मंथ्स है, तो यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम,
बिकॉज अगर आपने रेट एनुअल लिया है, इफ द रेट हैज बीन टेकन एज एन एनुअल रेट, यू हैव टू यूज द टाइम ऑल्सो इन ईयर्स। अगर आपने यहाँ पर मंथ्स को यूज करना है तो आप रेट को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर दें, यानी कि रेट को 12 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रेट एनुअल लिया है तो मैं यहाँ पर मंथ्स को ईयर में डिवाइड कर देता हूँ, और आप देख सकते हो 30 मंथ्स का मतलब है 2.5 ईयर्स, 2 साल 6 महीने। तो इसको मैं 2.5 यहाँ पर लिख देता हूँ और आंसर कितना आता है, 40,000। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशंस करेक्ट है तो ये 40 ही आना चाहिए। 1625, हाँ 40,000 आएगा आपका आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 40,000। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एबीसी कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स विडगेट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। देखो अब हमें यहाँ पर उसने क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी है 10,000 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे दिया, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट भी दे दी 2,000 की, और फिक्स्ड कॉस्ट भी दी है 3,000 रुपए की। ठीक है, द कंपनी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 1,000 विडगेट्स ड्यूरिंग द मंथ, 1,000 विडगेट्स कंपनी ने बना करके बेचे हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करूंगा तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट को यूज नहीं करूंगा पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, लेकिन क्योंकि आई हैव टू यूज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग all the costs whether direct or indirect variable or fixed they are allocated to the product। तो यहां पर सारी कॉस्ट को जोड़ देते हैं। 10,000 की हमारी मटेरियल है, 5,000 का लेबर है, इट इज 15,000। देन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना बन गया, 2,000 रुपए का, दैट इज 2,000। तो 17,000 डिवाइडेड बाय प्लस सॉरी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 3,000 का फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है, तो 20,000। तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,000 रुपए। और आपने कितने विडगेट्स बेचे हैं, 1,000, तो ऑब्वियसली आपको 20 रुपीज पर विडगेट का कॉस्ट पड़ रहा है यहाँ पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव किस तरीके के फंक्शंस करेगा, टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को कहां पर बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस वो डिसीजन लेगा। टू टेक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां करना है वो डिसीजन लेगा। टू डिसाइड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, यस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है। टू इंश्योर हाई इंप्लॉय अटेंडेंस, इंप्लॉय अटेंडेंस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, दिस इज द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स का काम है ये, नॉट ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, राइट। इंश्योर टाइमली फाइलिंग ऑफ रेगुलेटरी रिटर्न्स, रेगुलेटरी रिटर्न्स जो आपको फाइल करने होते हैं, ये रेगुलेटरी रिटर्न्स फाइल करना ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम बन जाता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो अगर मैं फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात करूं तो यस दिस इज आल्सो द जॉब ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी 1 2 3 एंड 5। तो 1 2 3 5 मुझे ऑप्शन नंबर बी में विजिबल है और यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच अमंग द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ओटीसी। डेरिवेटिव कौन सा ट्रेड होगा, डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड इन टू बेसिक फॉर्मेट्स, वन इज ओटीसी ओवर द काउंटर एंड अदर इज एक्सचेंज ट्रेडेड। तो जो आपके कस्टमाइज्ड डेरिवेटिव्स होते हैं दे आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, बट स्टैंडर्डाइज्ड वंस दे आर ट्रेडेड ओवर द एक्सचेंज। सो इफ आई टॉक अबाउट स्वैप्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, इसमें आप ध्यान रखेंगे फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में सिर्फ एक आपका डेरिवेटिव है जो ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, बाकी आपका जो डेरिवेटिव है वो एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं। तो फ्यूचर्स दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, while the forwards they are OTC। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस एंड स्वैप्स, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो स्वैप्स होते हैं दीज आर कस्टमाइज्ड बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड देयरफॉर द स्वैप्स दे कैन आल्सो बी ट्रेडेड ओवर द काउंटर, राइट। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो दीज आर अगेन स्टैंडर्डाइज्ड लाइक फ्यूचर्स, तो दे कैन बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। लेकिन जब आप एक्सचेंज पर जाते हैं तो वहां पर आप स्वैप्स में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, स्वैप्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ओवर द काउंटर ही नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। सो आंसर यहां पर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है ओवर द काउंटर कौन से डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A company is planning to produce a new product with the following financial information। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, फिक्स्ड कॉस्ट दे दी गई है, 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी दी है 20 रुपीज और सेलिंग प्राइस भी 50 रुपीज का दिया है। वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड द रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट। तो मुझे दोनों चीजें बतानी है कि कितनी सेल्स वॉल्यूम चाहिए और कितना टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए ताकि मैं ब्रेक इवन रीच करूं, और ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी डन ओनली यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करता हूं, इस प्रोसेस को यूज करता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी आती है। सो हाउ डू आई फाइंड द ब्रेक इवन, इन द केस ऑफ ब्रेक इवन
माई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये मतलब होता है मेरे ब्रेक इवन का। तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करता हूं पहले। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 50 माइनस 20 दैट इज 30 पर यूनिट, राइट। तो मैं अज्यूम करता हूं कि टोटल अमाउंट ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव टू सेल टू अटेन ब्रेक इवन इज एन। आप मान लीजिए एन यूनिट सेल करके ब्रेक इवन आ जाएगा, तो मैंने क्या किया, एन इंटू 30। हर यूनिट को सेल करने में 30 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और उसको फिक्स कॉस्ट के बराबर कर देते हैं। तो आपको एन कितना मिलेगा? सो एन विल कम आउट टू बी अराउंड 3333 यूनिट्स, ठीक है। और हर यूनिट को 50 रुपए का सेल करना है, तो 3333 इंटू 50, और आंसर विल कम आउट टू बी 1,66,650 रुपीज। ये आपका आंसर होने वाला है इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी कैलकुलेशंस आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में देखने को मिलेगी, चाहे वो प्रॉफिट वॉल्यूम निकालना हो, रेशियो निकालना हो, चाहे वो आपका कंट्रीब्यूशन निकालना हो, मार्जिनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, या ब्रेक इवन पॉइंट हो, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इनको आप एक सेट प्रोसेस से सॉल्व करते आएंगे तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। XYZ company, an electronic device producer, is evaluating its financial statements prepared using both absorption costing and marginal costing methods. When sales and production is equal, what can be inferred about the profit figures under both the costing methods? तो यहां पर एक चीज आराम से समझ लीजिए, जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें जो मेरा पर यूनिट कॉस्ट आती है वो कम आती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द पर यूनिट कॉस्ट इज हाई, while in margin costing it is low. The only simple reason is कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को जोड़ा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग को कॉस्ट माना है, ठीक है। तो अगर मैं एक कंपनी की बात करूं जिसकी सेल्स भी, जितनी सेल्स है उतनी ही प्रोडक्शन है, जितना सेल किया उतना प्रोडक्शन था, यानी कि टोटल प्रोडक्शन सेल कर दी। इस ऐसी कंपनीज के केस में जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकालने जाएंगे तो आपको क्या डिफरेंस दिखने को मिलेगा इफ यू यूज एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग? लुक एट द ऑप्शंस। प्रॉफिट्स कैनॉट बी डिटरमिन्ड विद द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। किस कंपनी का ज्यादा कम प्रॉफिट होगा इस इन्फॉर्मेशन से पता नहीं लगेगा। दूसरा, मार्जिनल कॉस्टिंग रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट। Both methods yield the same profit figure. Now remember, whenever the sales is equal to the production, जितना टोटल प्रोडक्शन किया सारा का सारा सेल कर दिया, तो चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करो या आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करो, दोनों केसेस में आपको सेम प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी सारी की सारी सेल हो चुकी, कुछ भी आपकी इन्वेंट्री बची नहीं हुई है, ठीक है। इस वजह से अगर आपकी इन्वेंट्री बच जाती है तो आपका प्रॉफिट इन दी केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कम दिखता है, क्योंकि पर यूनिट जो आपका कॉस्ट है वो इन्वेंट्री का ज्यादा आपको देखने को मिलता है, राइट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप यूज करते हैं तो प्रॉफिट हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि पर यूनिट इन्वेंट्री में जो कॉस्ट पड़ा हुआ है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि अगर जितना प्रोडक्शन था वो पूरा का पूरा अगर सेल कर दिया है, तो चाहे आप एब्जॉर्प्शन यूज करें चाहे मार्जिनल यूज करें, सारा कॉस्ट रिकवर हो चुका होगा और प्रॉफिट दोनों केसेस में सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। XYZ Electronics, a company that manufactures and sells electronic gadgets, has provided the following data. डेटा देख लेते हैं। टोटल सेल्स दे दी है, सेल प्राइस दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे दी है, फिक्स कॉस्ट भी दे दी है, और नेट प्रॉफिट भी बता दिया है उन्होंने, ठीक है। सो कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ऑन द गिवन डेटा एंड इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस फॉर द कंपनी। सो उसने मुझे नेट प्रॉफिट तो बता दिया, मुझे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए मुझे ब्रेक इवन सेल्स भी चाहिए। ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू इक्वेट द अगेन कंट्रीब्यूशन विद योर फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3 लाख की। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 20 रुपीज पर यूनिट। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन। ये सिंपल से फॉर्मुलाज हैं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको ये कंफर्म हो जाते हैं। सेल्स प्राइस माइनस योर कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹20 पर यूनिट, ठीक है। और अगर मैं n यूनिट सेल करता हूं तो मेरे टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? n मल्टीप्लाइड बाय 20। तो n मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 3 लाख रुपीज। तो मेरा यहां n कितना आता है? इट इज कमिंग आउट टू बी
15,000, 15,000 यूनिट मुझे सेल करने पड़ेंगे। अगर मैं 15,000 यूनिट सेल करता हूं तो इसका मतलब मेरी सेल कितनी हो जाती है टोटल, बिकॉज एवरी यूनिट इज आई एम सेलिंग फॉर 40 रुपीज, मैं 40 रुपए का हर यूनिट सेल कर रहा हूं, और ऐसे मेरे पास 15,000 यूनिट है, तो इसका मतलब मुझे 6 लाख रुपए की टोटल सेल करनी पड़ेगी ब्रेक इवन लाने के लिए, द टोटल सेल्स दैट आई हैव टू डू, राइट। नाउ इफ आई वांट टू सी कि इस सिनेरियो में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे कैलकुलेट करनी थी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आती है, एस्टिमेटेड सेल माइनस द ब्रेक इवन सेल ओवर द एस्टिमेटेड सेल, अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो इनटू 100 कर दो, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल कैसे पता चलेगी मुझे टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये देखो उसने बताया हुआ है नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी सारी कॉस्ट रिकवर करने के बाद 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपने ब्रेक इवन में 6 लाख की सेल करी थी, तो आपने 7 लाख की सेल करी होगी, 7 लाख की सेल करी होगी इन दिस केस, जब आपने 1 लाख का प्रॉफिट वहां से कमाया है। सॉरी, उसने टोटल सेल्स कितनी बताई, 10 लाख की, सॉरी 10 लाख की टोटल सेल्स बोली है उसने, आई एम रियली सॉरी, उसने टोटल सेल्स भी बताई है, उसने टोटल सेल्स भी बताई है, अपना सारा कॉस्ट रिकवर करके टोटल कंट्रीब्यूशन और वगैरह सब कुछ रिकवर करके उसने टोटल सेल बता दी है। तो मेरी टोटल सेल कितनी हुई है, 10 की हुई है, नॉट 7 बट 10, 10 लाख माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 लाख बाई 10 लाख इज 4 बाई 10, इसको हम 40% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल सकते हैं, 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब इसके बाद कंपनीज फिक्स कॉस्ट आर टू हाई और द XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स कैन अफोर्ड अ 40% ड्रॉप इन सेल्स बिफोर इट स्टार्ट्स मेकिंग लॉसेस, तो आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता चल जाए, इसका मतलब कि अगर सेल्स 40% ड्रॉप हो गई, 40% ड्रॉप हुई, इसका मतलब 4 लाख सेल कम हो गई, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो जीरो हो जाएगा और हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे, और उससे भी कम हो गई तो हम लॉसेस करने लग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, which among the following statements are correct about bond price volatility, bond price volatility के बारे में कौन सी statement correct है, the sensitivity of the bond price to changes in the interest rate is called bond volatility, कि एक बॉन्ड का प्राइस मार्केट इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में कैसे चेंज होता है, इसको बॉन्ड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉन्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। अब आपको सिंपल से पता होना चाहिए कि देखो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम होता है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन होने की वजह से ये जो आपकी इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी है वो हमेशा एक नेगेटिव नंबर आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी नेगेटिव नंबर होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, आपकी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात है, और आपकी जो तीसरी स्टेटमेंट है करेक्ट है। आपका जो ओनली डिफरेंस है कि अगर इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी तो ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी कम होती है तो ड्यूरेशन भी कम होता है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड नॉट इनवर्सली रिलेटेड। जो आई का फॉर्मूला होता है अगर आप उसको देखोगे तो उसमें ड्यूरेशन इनटू हम मल्टीप्लाइड करते हैं 1 प्लस YTM, सो देयरफॉर ऑब्वियसली ये एक डायरेक्ट रिलेशन है ना कि इनडायरेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20th, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन प्राइस एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्राइस चेंजेस और पीवी रेशियो में हम क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस चेंज एंड पीवी रेशियो, पीवी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस चेंज, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस चेंज एंड पीवी रेशियो, और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस चेंज एंड पीवी रेशियो। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का फायदा ही ये है कि ये रेशियो चेंज नहीं होता। अगर आप देखोगे एक डायरेक्ट चेन में अगर आपका प्राइस जो चेंज हो रहा है, कभी भी आप किसी भी लेवल ऑफ सेल्स पे देखो, लेवल ऑफ सेल्स चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पीवी रेशियो आपका हमेशा सेम रहेगा, और इस वजह से लेवल ऑफ सेल्स के अक्रॉस आपका पीवी रेशियो विल नेवर चेंज। द ओनली रीजन व्हाई द पीवी रेशियो कैन चेंज इज व्हेन यू चेंज द प्राइस। जैसे कि पीवी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, तो आपकी कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगी, आप सेल्स बढ़ाते जाइए चाहे सेल्स कम करते जाइए, आपकी कंट्रीब्यूशन भी उसी रेशियो में बढ़ती जाती है, तो इसीलिए आपका पीवी रेशियो हमेशा सेम रहता है। लेकिन आपको अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ानी है तब जाकर के पीवी रेशियो बढ़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज पीवी यू हैव टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन। हाउ विल यू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ानी है, वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पता है कितनी आती है, आप अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दो,
तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तब जाके आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीवी रेशियो एंड योर प्राइस चेंजेस. प्राइस बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो पीवी कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉड्यूल डी, द चैप्टर ऑफ टैक्सेशन. Which sections of the Income Tax Act discuss the obligation to collect TCS from buyers who pay more than rupees 50 lakh for goods in a financial year, and the collection of a higher rate of TCS from non-filers of income tax returns in the last 2 years? तो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें हमने दो प्रोविजंस डाली हैं. इसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको याद कर लीजिए. ऑप्शन नंबर बी 200 सेक्शन 206 क्लॉज 1H एंड सेक्शन 206 क्लॉज 22A, क्लॉज CCA. यहां पर 206 1H हमें बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेज करता है किसी बायर से, तो बायर को उससे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा ये जो बायर है, ही इज नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स सिंस लास्ट 2 years, अगर वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आप उससे हायर रेट ऑफ रिटर्न टीसीएस का चार्ज करते हो. ठीक है. ताकि वो क्लेम करने के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको उसको जो रिटर्न है वो फाइल करना पड़े. क्लियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following statement is not correct about foreign exchange transaction? Foreign exchange transaction के बारे में क्या correct नहीं है? Foreign exchange is needed for international trade. Foreign exchange rates in India are decided by RBI. Banks act as a channel for foreign exchange transactions by means of bookkeeping entries, or the currency of another country is referred to as foreign currency. देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दूसरे देश का करेंसी फॉरेन करेंसी है. फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो दूसरे देशों की करेंसी चाहिए उसके लिए. बैंक्स एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का चैनल होते हैं, हम इसी तरीके से फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं. ठीक है. ओनली डिफरेंस हियर इज, ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज कि आरबीआई डिसाइड्स कि व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट. ऐसा पहले होता था, आरबीआई पहले बताता था कि क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, लेकिन अब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रूपी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is not correct about plain vanilla interest rate swap? एक सिंपल इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट. कि जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट स्वैप लगा रहे हो, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी जाती है कि मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना अमाउंट होना चाहिए. नेक्स्ट, बैंक्स डू नॉट ऑफर these products to corporates for hedging their own balance sheet exposure. बैंक्स जो है ये प्लेन जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है इनको ऑफर ही नहीं करते कॉर्पोरेट्स को. ठीक है. तो ये प्रोडक्ट वो सेल ही नहीं करते. स्टेटमेंट 3. Banks should ensure adequate infrastructure and risk management system before venturing into market making activities. अगर बैंक प्लेन इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को इशू करने की कोशिश करें भी तो उनको उससे पहले एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए. The benchmark rate should necessarily evolve on its own in the market and require market acceptance. कि जो भी बेंचमार्क रेट आप सेट करते हैं इन इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए, वो भी एक ऑर्गेनिक रेट होना चाहिए जो मार्केट में विदाउट एनी आर्टिफिशियल नजिंग, वो जो रेट है आपका मार्केट में स्टैब्लिश होना चाहिए. तो गलत क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी सारी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है. बैंक्स डू नॉट ऑफर, आई थिंक यहाँ पर ना हमने गड़बड़ कर दी है. यहाँ पर हमें नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट का आंसर हमें देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सेकंड को छोड़ करके सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे. ठीक है. हम बैंक्स भी ऑफर करते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी ऑफर करते हैं, और जो आपके दूसरे हेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल हेज फंड्स होते हैं, उनको भी ऑफर करते हैं. तो बैंक्स डू ऑफर दीज प्रोडक्ट्स टू कॉर्पोरेट्स फॉर हेजिंग देयर ओन बैलेंस शीट एक्सपोजर. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है. लोन छोटा बड़ा कितना भी हो उसमें प्लेन इंटरेस्ट रेट जो स्वैप है वो बन सकता है. बैंक्स को एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है. और बेंचमार्क रेट भी आपका नेसेसरली जो है वो इवॉल्व होना चाहिए. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राइट. सो हियर वी हैव टू आंसर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. Next, look at the question number 24. Under section 80G of the Income Tax Act, donations over a certain amount made in cash do not qualify for the deductions, and the donations only made via certain methods, which are check, draft, digital transactions, etc., they are permitted. What is the maximum cash donation allowed for deduction under 80G? तो 80G हमें अलाउ करता है कि कुछ हम जो अपनी डोनेशंस करते हैं उन पे इनकम टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. लेकिन ये जो डोनेशंस हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली, इसमें जब आप इनकम टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी कैश डोनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश डोनेशन इज ओनली स्टिपुलेटेड
अंडर द थ्रेशोल्ड ऑफ 2000 रुपीज। 2000 से नीचे नीचे की डोनेशन अगर कैश है तो अलाउड है। उससे ऊपर अगर आपको डोनेशन करना है तो आपको चैनल्स बैंकिंग के यूज करने पड़ते हैं, चाहे वो चेक ड्राफ्ट हो या आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन कैश नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। कंपाउंड इंटरेस्ट का गाइस सिंपल फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R रेज टू द पावर T, जिसमें T क्या है, टाइम पीरियड है, R आपका इंटरेस्ट रेट है। ये होता है यूजुअली फॉर एन एनुअल कंपाउंडिंग रेट। लेकिन जैसे जैसे आपका कंपाउंडिंग पीरियड बढ़ जाता है, वो क्वार्टरली हो जाता है, मंथली हो जाता है या सेमी एनुअली हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वी डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स। रेट को नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हम साल में 12 मंथली आपको कंपाउंडिंग करनी है तो रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो बाई एनुअली करनी है, साल में एक 2 बार करनी है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसको n से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जितनी बार करनी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेज टू द पावर भी हम n से चढ़ा देते हैं। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर P, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, साल में 4 बार कंपाउंडिंग होनी है, तो P इंटू 1 + R रेज 1 + R डिवाइड बाई 4 रेज टू द पावर 4। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर ये सेमी एनुअली होता तो ये 1 + R/2 रेज टू पावर 2 ये आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। What is the required rate of return on the company's equity if the expected return on the portfolio of equity shares is 12% per annum? यहां पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच को यूज करके हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है कितनी बनेगी, जब आपको उसने खुद बता दिया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%, रिस्क फ्री रिटर्न इज 9% एंड द बीटा इज 1। तो यहां पर जो रिटर्न आता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विल कैलकुलेट एज रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो यहां पर हमें रिस्क फ्री रिटर्न भी पता है, कितना है रिस्क फ्री रिटर्न 9%, बीटा भी पता है 1, 12% का आपका इक्विटी शेयर्स का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मार्केट के अंदर रहता ही रहता है, तो 12 - 9, दिस कम्स आउट टू बी 9 + 3, 9 + 3 is again 12. So answer is 12% is the cost of equity that we expect from the equity, that we expect to pay dividends on to the equity shareholders. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस। ये स्टेटमेंट्स देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द कूपन रेट, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू द पार वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और आपका कूपन रेट जो बॉन्ड का है वो बराबर है, तो आपका बॉन्ड का प्राइस और उसकी पार वैल्यू दोनों बराबर होती है। ठीक है, when the market interest rate is greater than the coupon rate, the discount on the bond declines as the maturity approaches। हो क्या रहा है कि अगर आपकी मार्केट रेट ज्यादा है, मार्केट रेट ज्यादा है, तो आपका बॉन्ड की जो वैल्यू है वो फेस वैल्यू से कम हो जाएगी। अभी हमने देखा ना, मार्केट रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड की जो वैल्यू है उससे। तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, मार्केट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से बॉन्ड की वैल्यू कम जो हुई है इसको बोलते हैं डिस्काउंट। नाउ दिस डिस्काउंट keeps on reducing as the bond approaches the maturity। जैसे जैसे बॉन्ड मैच्योरिटी के करीब पहुंचता है, ये जो डिस्काउंट है वो कम होता जाता है, और मैच्योरिटी आने के टाइम पर डिस्काउंट कम होकर के जीरो हो जाता है, ताकि बॉन्ड की वैल्यू उसके फेस वैल्यू के, रिडेम्पशन वैल्यू के बराबर हो जाए। क्लियर? सो हियर वी विल से द बॉन्ड, ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस। ठीक है, अ बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द यील्ड टू मैच्योरिटी। जो बॉन्ड का वाईटीएम है और जो बॉन्ड का प्राइस है वो इन्वर्सली रिलेट होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर बॉन्ड आपको सस्ता मिल रहा है तो इसका मतलब उस पर ज्यादा यील्ड मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपने बॉन्ड महंगा खरीदा है तो उस पर आपको यील्ड कम मिलेगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, व्हेन द मार्केट रेट इज लेस देन द कूपन रेट, द प्रीमियम ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस। प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आती है बॉन्ड की वैल्यू उसकी पार वैल्यू के बराबर या रिडेम्पशन वैल्यू के बराबर हो जाती है। इसका मतलब डिस्काउंट और आपका प्रीमियम दोनों कम होते हैं, बोथ डिक्लाइन एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस। सो हियर ऑल द ऑप्शंस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही लिखी गई हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स कहां से डिराइव होती हैं? बॉन्ड थ्योरम से। और ये बॉन्ड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को इसको बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत है। नेक्स्ट, लेट अस नाउ टॉक अबाउट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दिस। डेरिवेटिव्स shift the risk from the seller of the derivative product to the buyer of the product and therefore are very effective risk management tools।
जो डेरिवेटिव्स हैं वो एक तरीके से जो लॉस ऑफ वैल्यू का जो रिस्क है वो शिफ्ट कर देते हैं। किससे शिफ्ट कर देते हैं? सेलर से शिफ्ट करके बायर पे ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। जो अंडरलाइंग एसेट है जिसके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ दैट एसेट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट वेरी इजीली। डेरिवेटिव्स प्रोवाइड बेटर रेवेन्यूज फॉर रेजिंग फंड्स। फंड्स रेज करने का भी एक तरीका है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मार्केट्स। यस, मार्केट ज्यादा डेवलप होते हैं, डीप हो जाते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं अगर आप उसमें डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के जो हमें साफ पता लग रहा है कि द ओनली स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट हियर इज द नंबर वन स्टेटमेंट। ठीक है। जो आपकी स्टेटमेंट नंबर वन, उसमें क्या गड़बड़ है? हमें चूजिंग डेरिवेटिव्स, ये आपका आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। यस, 2, 3 एंड 4, राइट। तो इसमें क्या गड़बड़ है? आप साफ, हमें पता है डेरिवेटिव सेल कौन करता है? द सेलर ऑफ डेरिवेटिव, एंड देन देयर इज अ बायर ऑफ डेरिवेटिव। कोई बायर, आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए, कोई बायर कोई भी चीज क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको कुछ फायदा चाहिए। सो इफ देयर इज अ बायर ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ही इज बाइंग द प्रोडक्ट बिकॉज ही वांट्स सिक्योरिटी। ठीक है। तो वो अपना रिस्क ट्रांसफर कर देता है सेलर को। सो द रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द प्रोडक्ट टू द सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। इसीलिए डेरिवेटिव्स जो है वो, मेजर रीजन क्या है डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने का? वो ये है कि एक पर्सन जो डेरिवेटिव ऑप्शन सेल करता है वो ऑप्शन देता है कि आप रिस्क मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दो और उसके बदले में मुझे पैसा दे दो। तो जो बायर है, जो खरीद रहा है डेरिवेटिव को, वो अपना रिस्क ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्राइस ऑफ एनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस किस चीज से डिसाइड होगा? तीन चीजों से डिसाइड होता है। पहला तो जो भी एसेट का के ऊपर फ्यूचर साइन हुआ है उसका स्पॉट प्राइस क्या था, यानी कि अगर उसको हम नॉर्मली एक्सचेंज करते, नॉर्मली ट्रेड करते तो कितने प्राइस पे ट्रेड करते। इसके बाद इसमें वो कॉस्ट जुड़ जाती है। अगर कोई कॉस्ट है जो उस एसेट को स्टोर करने में या उसकी मेंटेनेंस करने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है तो ये सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाती है। इसके बाद अगर कोई इनकम जनरेट होती है एसेट से तो वो इनकम माइनस हो जाती है इस कॉस्ट में से। वो इनकम हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये इनकम उस कॉस्ट में हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है। सो आंसर क्या बनेगा? द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट? स्पॉट प्राइस ये बिल्कुल एसेंशियल कंपोनेंट है, अभी हमने देखा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इंश्योरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, यस ये एक्स्ट्रा कॉस्ट में आता है, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है। टैक्सेस ऑन द मार्केट ट्रांजैक्शंस, ये कोई फंडामेंटल पार्ट नहीं है हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसिंग में। इनकम अर्नड फ्रॉम द एसेट, यस ये एक फंडामेंटल है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द टैक्सेस व्हिच आर लेवीड ऑन द मार्केट ट्रांजैक्शंस दे आर नॉट अ फंडामेंटल और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, which among the following is not a correct statement about derivative? डेरिवेटिव के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है? derivatives have the characteristic of high leverage, derivatives are simpler in pricing and their trading mechanism, यही मुझे पता लग रहा है कि गलत है। derivatives are not simpler in pricing, they are complicated, they are complex, derivatives are very complex products। if you have traded in derivatives, आपको पता होना चाहिए कि derivatives में ट्रेड करने के लिए you need an extensive knowledge of the market as well as finance। ठीक है। RBI is empowered to regulate the interest rate derivatives, foreign currency derivatives and credit derivatives, बिल्कुल सही बात है। भारत के में, इंडिया में इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव्स को, फॉरेन करेंसी और क्रेडिट लोन पे बेस्ड डेरिवेटिव्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। बाकी जो मेरे कमोडिटीज पे, स्टॉक्स पे जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उसको सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है। डेरिवेटिव्स परफॉर्म अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइस डिस्कवरी, यस मार्केट में प्राइस डिस्कवरी को करने का काम डेरिवेटिव से हो जाता है, बिकॉज डेरिवेटिव्स बेसिकली रिफ्लेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट कि किसी भी एसेट के लिए मार्केट क्या प्राइस देने के लिए तैयार है। क्लियर। नेक्स्ट इज, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, द कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट is more suitable for those businesses enterprise which have यूनिफॉर्म ऑपरेशंस। अगर यूनिफॉर्म ऑपरेशंस है तो कैश बजटिंग की जरूरत नहीं है, एक्रूअल से काम चल जाएगा। हाई लेवल ऑफ ऑपरेशंस या लो लेवल ऑफ ऑपरेशंस या सीजनल ऑपरेशंस, तो अगर हम कैश बजट की बात करें, द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव अ सीजनल ऑपरेशन, because they are these organizations they need too much cash in only some part of the year। साल के कुछ हिस्से में ज्यादा कैश चाहिए होता है क्योंकि इन्हें अपने ऑपरेशंस रन करने होते हैं, और बाकी साल इनके ऑपरेशंस नहीं चलते ज्यादा, तो कैश की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। तो इसीलिए ये कैश बजट पे अपनी असेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि दे हैव टू
मेक श्योर कि देयर ऑपरेशंस व्हेन इन द नीड ऑफ हाई कैश रिक्वायरमेंट, उनके ऑपरेशंस लगातार रन करते रहे, तो इसलिए वो कैश बजट के ऊपर जो है बजटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, फॉर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आरबीआई गाइडलाइंस आर एज अंडर। जब भी बैंक्स will grant any working capital loan to micro and small enterprises computed on the basis of a minimum dash of their estimated turnover whose credit limit in individual cases is up to dash। तो जब भी एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल का क्रेडिट लिमिट देना है, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम 20% ऑफ देयर टर्नओवर। जितना टर्नओवर साल का है उसका 20% रहना चाहिए, और मैक्सिमम ये अमाउंट जाता है 5 करोड़ तक। ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा का आप क्रेडिट लिमिट नहीं दे सकते किसी भी एमएसएमई को। इससे कम दे सकते हो अगर उसका 20% ऑफ एनुअल टर्नओवर उसका 5 करोड़ से कम बनता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर व्हेनेवर वन कंपनी gives a loan to another company, that is an intercorporate deposit. Procurement procedure is simple as the regulation for such deposit is not very strict. Rate of interest on these deposit is not fixed and is dependent on the amount involved and tenure of the loan. The market of this deposit is not structured and the deposits are secured deposit। देखिए एक ही बात यहाँ पर गलत है कि ये डिपॉजिट सिक्योर्ड नहीं होते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं बेसिकली, और ये शॉर्ट टर्म लोन्स किसी कोलेटरल पे सिक्योर्ड नहीं होते हैं, और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है कि इतने ही रेट पे लोन मिलेगा। कितने टाइम के लिए लोन दिया है, कितना अमाउंट लोन दिया है, इसकी नेगोशिएशन को लेकर बिटवीन द टू कंपनीज द नेगोशिएशन हैपन एंड द इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड। इस वजह से भी ऐसा होता है, ये फिक्स नहीं है रेट, और ये नेगोशिएशन क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट जो है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का इन इंडिया इट इज नॉट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस भी सरकार जो है वो इंपोज नहीं करती है। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सिक्योर्ड डिपॉजिट, इट इज एन अनसिक्योर्ड लोन, और ये लोन एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है शॉर्ट टाइम के लिए। क्या रेट होगा दोनों कंपनीज मिलकर डिसाइड करती हैं, क्या टेनर होगा वो भी डिसाइड करती हैं, और ये एक सिंपल तरीका है फंड्स को रेज करने का एट अ लोअर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज सिमिलर टू फैक्टरिंग but is used only in case of exports and where the sale is supported by bills of exchange or promissory note। very simple question, answer is forfeiting। जब भी फोरफिटिंग का नाम आएगा आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर एक जो आपका सप्लायर है वो इंडियन है या डोमेस्टिक सप्लायर है, और जो आपका कस्टमर है वो बाहर किसी देश में बैठा हुआ है। सो वेन एवर यू हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग आउट ऑफ इंडिया एंड यू वांट टू इंश्योर कि आपको फॉरेन कस्टमर से पेमेंट मिल जाएगा, तो इसलिए आप अपना जो बिल बनाते हैं वो एक बैंक को सेल कर देते हो, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोरफिटिंग। अगर यहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो भी इंडिया में लोकेटेड है, सप्लायर भी इंडिया में लोकेटेड है, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीज ट्रांजैक्शंस एंड चूज द करेक्ट वंस। करेक्ट लीज ट्रांजैक्शंस के बारे में बताओ मुझे। इन अ लीज ट्रांजैक्शंस द लेसोर इज एलिजिबल फॉर एसेट डेप्रिसिएशन। लेसोर क्योंकि एसेट का ओनर है, तो यस अगर एसेट डेप्रिशिएट होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा, तो वो डेप्रिसिएशन पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेसी, ये सही है स्टेटमेंट। लेसी विल बी एलिजिबल टू क्लेम एनी डेप्रिसिएशन ऑन द लीज्ड एसेट। लेसी क्यों एलिजिबल होगा, अगर लेसोर एलिजिबल है तो लेसी थोड़ी एलिजिबल होगा। सो लेसी इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, वो तो सिर्फ रेंटल पेमेंट देगा। ठीक है, एंटायर लीज रेंटल्स आर टैक्स्ड एज इनकम ऑफ द लेसोर। यस, लेसोर को इनकम मिल रही है, उसका रेंट आ रहा है उसके पास, तो यस ये टैक्स होगा। लेसोर इज एंटाइटल्ड टू ट्रीट द रेंटल्स एज एक्सपेंसेस। जो लेसोर है वो इस रेंटल को एक्सपेंडिचर मान सकता है। देखिए एक्सपेंडिचर तो लेसी मानेगा ना, लेसोर के लिए तो ये इनकम है, दिस इज अ इनकम फॉर द लेसोर, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा, 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। इट हैज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, बिल्कुल सही बात है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लंबे टाइम तक चलते हैं, लंबे टाइम तक उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड दे स्टार्ट गिविंग रिटर्न आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है। इट reduces the risk for the lender as the funds get assured deployment for a long time। इससे लेंडर का रिस्क रिड्यूस नहीं होता, इंक्रीज होता है। as the gestation period is very long, the time period for implementation of the project is very long। तो जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा रिटर्न आने के जो रिस्क हैं वो उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबे टाइम में कोई भी जो चीजें हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं, राइट। सो द रिस्क फॉर द लेंडर इज इंक्रीजिंग।
द ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्वियसली करेक्ट, डेट इक्विटी रेशियो इज हाई, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट ज्यादातर लोन लेकर के बनाए जाते हैं, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं, और इन इम्प्लीमेंटेशन इसका लंबा होता है। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। When profits are made from selling a capital asset kept as an investment, the income is taxed under the head of capital gains. बिल्कुल सही बात है, इनकम टैक्स में हमने पढ़ा है, जब भी आप कैपिटल गेन करते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। These taxes are classified as short term और long term capital gains. आपको बस इतना बताना है, the long term capital gains apply if the asset was held for dash months or more with a tax rate of 20%, and the tax rate for short capital gains is dash. तो आपको बताना है कितने महीने तक अगर मैं एसेट को रखूं या उससे ज्यादा महीने तक रखूं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल पे कितना रेट लगता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे हम 15% का रेट लगाते हैं। गवर्नमेंट करंटली ये रेट चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए अभी तो जो हमारा करंट रेट है दैट इज 15%, एंड 15% का रेट लग रहा है। और इसके अलावा ये जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनने के लिए जो भी एसेट है उसको कम से कम 3 साल यानी 36 महीने वो एसेट आपका जो है वो सेल आपको नहीं करना है। सो दिस एसेट इज हैज टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। 3 साल या उससे ज्यादा टाइम तक होल्ड करिए, तब जाकर के वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। क्लियर हो गया? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। Ram borrows rupees 1000 from Shyam at a 10% interest rate for a period of 2 years. After 1 year, Ram repays 200 rupees to Shyam. Calculate the simple interest that Ram needs to pay Shyam. So if you want to solve this on your own, pause the video for a few seconds, solve this and then come back. तो मैं अगर सॉल्व करूं, यहाँ पर मुझसे 2 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो राम ने 1000 रुपीज का लोन दिया था और इंटरेस्ट रेट कितना था? 10% का सिंपल इंटरेस्ट रेट था 2 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के बाद ही उसने 200 रुपए वापस कर दिए। तो जो पूरा अमाउंट है लोन का 1000 रुपीज, वो कम होके कितना हो गया? वो 800 रुपीज हो गया। लेकिन ये हुआ कब? 1 साल के बाद हुआ। तो फॉर 1 ईयर द लोन अमाउंट वॉज टोटल 1000 रुपीज। पूरा 1000 रुपए का लोन था 1 साल के लिए, जिसपे हमने 10% का इंटरेस्ट अगर देंगे तो 100 रुपए का इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में ये अमाउंट कम होकर के कितना हो गया? 800 हो गया, क्योंकि मुझे 100 रुपए की पेमेंट मिल गई है, 200 रुपए की पेमेंट मिल गई है। तो 800 रुपीज पे अगर मैं 10% का रेट लगाता हूं तो ये आपका 80 रुपीज हो जाता है सेकंड ईयर के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला? 100 प्लस 80 दैट इज 180 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40th। A principal amount is invested at an annual interest rate compounded yearly. After 3 years, what will be the total investment value? अब देखो, आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है। आई एम रियली सॉरी, द अमाउंट इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। प्रिंसिपल अमाउंट ही मिसिंग है। आई एम रियली सॉरी, जो अमाउंट लोन दिया है वही नहीं पता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमारा टोटल वैल्यू होगा? तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, जब भी मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, आपके जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी होती है, तो हम कैसे कहते हैं उसको? वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस, यहाँ पर मुझे क्या बोला गया था? एनुअल इंटरेस्ट रेट है, जो कि ईयरली कंपाउंड होता है। ईयरली कंपाउंड होता है यानी कि बस आर रेज टू द पावर जितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है, रेज टू द पावर 3। ठीक है, सो पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 3, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर यू। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। Consider a bond with a face value of rupees 1000 and a coupon rate of 7.75% paid semi annually. हर 6 महीने के बाद आपको 7.75% पर एनम के रेट से रिटर्न मिलता है। इफ द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 8.25%, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड? इसने मुझे बेसिकली यहाँ पर वो टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आपको बॉन्ड थ्योरम पता है या नहीं पता है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और कूपन रेट कम है, coupon rate is less than the market rate, तो obviously the bond's value is less than its par value। ठीक है, तो मार्केट में आपको ज्यादा रेट मिल रहा है और आपका जो बॉन्ड है वो आपको सिर्फ 7.75% का रेट दे रहा है। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर है वो इस बॉन्ड को परचेज नहीं करना चाहेगा, और ये बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे, उसकी फेस वैल्यू से कम कर देंगे, सो दैट इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर। हमेशा ये इन्वर्स रिलेशनशिप हमें याद होती है कि अगर आपकी कूपन रेट कम है तो आपका वैल्यू भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉन्ड्स, व्हाट डज द टर्म रिडेम्पशन वैल्यू रेफर टू? रिडेम्पशन वैल्यू का क्या मतलब होता है दोस्तों? रिडेम्पशन वैल्यू इज द अमाउंट और द मनी दैट यू गेट ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड।
So this is the amount paid to bond holders when the bond matures or is called by the issuer. Yes, this is the redemption value. ये आपका जो ऑप्शन ए है यही करेक्ट आंसर है. द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ये तो सारी टोटल क्या बोलते हैं, टोटल कूपन, कूपन पेमेंट ये होती है हमारी इंटरेस्ट. ठीक है. एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट क्या होते हैं, कूपन. प्राइस एट विच अ बॉन्ड इज इनिशियली सोल्ड टू इन्वेस्टर्स, दैट इज इशूइंग प्राइस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. ABC Corporation has issued a 10-year-old bond with the following characteristics. सॉरी. फेस वैल्यू 1000 रुपए की है बॉन्ड की. ठीक है. कूपन रेट 8% का है जो एनुअली पे होगा, और करंट मार्केट रेट जो है वो 6% है, यानी कि कूपन से कम रेट पे मार्केट में मिल रहा है इंटरेस्ट. ठीक है. कंसिडर द टू सिनेरियो. सिनेरियो 1, इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स increase to 8% after the bond has been issued, and scenario 2, if the market interest rates decrease further to 4% after the bond has been issued, what will be the impact on the bonds price. अब आपको पता है जैसे जैसे बॉन्ड और जो बॉन्ड का प्राइस, जो बॉन्ड का जो कूपन रेट है और जो मार्केट रेट है उसके बीच में जो रिलेशन है वो बॉन्ड का प्राइस डिसाइड करता है. तो अगर कूपन रेट जो है वो ज्यादा है, कूपन रेट अगर ज्यादा है, तो दैट मीन्स द बॉन्ड्स वैल्यू विल बी हायर देन द फेस वैल्यू. और अगर कूपन रेट मार्केट रेट से कम है तो बॉन्ड्स वैल्यू विल बी लेस देन द फेस वैल्यू. तो इस चीज को अगर हम देखें तो पहले कूपन रेट इंक्रीज होकर 8% हो गया, सॉरी मार्केट रेट इंक्रीज होकर 8% हो गया. तो इन दी सिनेरियो 1, आफ्टर द बॉन्ड हैज बीन इशूड, एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल डिक्रीज. The value of the bond will decrease. In the another case, if the market interest rate further decrease below 6%, the value of the bond will increase. तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी. In the scenario 1, the market price of the bond will decrease. In the second scenario, it will increase. क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिनेरियो में आपका जो कूपन रेट है, जो आपका मार्केट रेट है वो बढ़ रहा था, और सेकंड सिनेरियो में आपका मार्केट रेट कम हो रहा था. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44. Okay, so the RBI establishes the benchmark foreign exchange rate for the Indian rupee against a specific number of major foreign currencies. How many major foreign currencies are included in this benchmark? तो आपको ध्यान रखना है 4 मेजर फॉरेन करेंसीज आपकी जो है इसमें इंक्लूडेड होती हैं. इसमें आपका जो यूएस डॉलर्स है वो इसमें शामिल होता है, आपके जो यूरो है शामिल होता है, आपका जो येन जो चाइनीज करेंसी है वो इसमें शामिल होती है. सो देयर इज अ टोटल बास्केट ऑफ 4 मेजर करेंसीज, द 4 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, जिनके करेंसीज को यूज करके हम लोग अपना बेंचमार्क जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, एबीसी कॉर्पोरेशन इशूड अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. फेस वैल्यू दोबारा 1000 रुपए की दी है, कूपन रेट 8% है, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट इज 10%. ठीक है. Which of the following statements accurately describe the relationship between the bond's required rate of return, coupon rate and the discount on the bond as it approaches maturity. तो एक चीज तो ध्यान रखो, as it approaches maturity both premium and discount they decline. ठीक है. तो अगर मैं इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ूं, यहां पर क्या लिखा है, when the bond's required rate of return is greater than the coupon rate, the discount on the bond increases as maturity. No, this is not correct. Discount on the bond will decrease as the maturity approaches. When the bond's required rate of return is greater than the coupon rate, the discount of the bond declines as the maturity approaches. ठीक है. Next, when the bond's required rate of return is less than the coupon rate, the discount of the bond declines as the maturity approaches. Or the last one, the discount on the bond remains constant regardless of the required rate of return. देखिए, जब required rate of return जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा जो बॉन्ड का डिस्काउंट है वो भी ज्यादा होगा. ठीक है. So we know that if the bond's required rate of return is more than the coupon rate, the discount on the bond declines as the maturity approaches. So therefore the correct answer is option number B. कि अगर बॉन्ड का रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है वो ज्यादा है, तो कूपन रेट कम है, तो इसका मतलब बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे बिक रहा है. अगर कूपन रेट कम है तो बॉन्ड की वैल्यू कम है, बॉन्ड की वैल्यू कम है तो वो डिस्काउंट पे बिक रहा है, और ये डिस्काउंट जैसे जैसे मैच्योरिटी के पास जाएंगे ये डिस्काउंट कम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46. मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशंस. बियरर बॉन्ड, सीरियल बॉन्ड, मॉर्गेज बॉन्ड, और दूसरी साइड आपको लिस्ट दी गई है सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सीरीज ऑफ बॉन्ड्स इशूड एट डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स, बॉन्ड सर्टिफिकेट इशूड विदाउट रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ द बोरोवर. तो सिंपली आप यहां पर देख सकते हो, अगर आप बियरर बॉन्ड की बात करो, ये वो बॉन्ड्स होते हैं विच आर पेएबल टू द होल्डर. इसमें इन बॉन्ड्स में होल्डर का या बियरर का नाम नहीं होता है. ठीक है. दे डू नॉट रिकॉर्ड द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज परचेज्ड द बॉन्ड.
and the certificate is issued without recording the name of the person. So 1 को हम 3 से मैच करेंगे. अगर मैं 1 को 3 से मैच करूं तो मुझे आंसर पहले ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है सीरियल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट्स अलग अलग होती है, तो हम सीरियल्स में इशू करते हैं. 1 जुलाई को, फिर 2 जुलाई को, फिर 3 जुलाई को, ऐसे से मैच्योर होते हैं सीरियल बॉन्ड्स. जो आपके मॉर्गेज बॉन्ड है, ये नाम से पता चल रहा है कि इसमें मॉर्गेज अटैच है, ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं. अगर ये बॉन्ड फुलफिल नहीं होते हैं तो आप कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच करके बॉन्ड्स रिकवर करवा सकते हो. ठीक है, तो दीज आर मॉर्गेज बॉन्ड्स. सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47. John is an experienced investor and is considering purchasing a corporate bond with a fixed maturity date. ठीक है, he is aware that the bond's price is influenced by the change in its YTM. John has made an interesting observation regarding the relationship between bond price and the YTM change. Which of the following statement accurately describe the observation about the relationship between the YTM and bond price? सिंपल सा रिलेशनशिप होता है, बॉन्ड जितना महंगा YTM उतना कम, बॉन्ड जितना सस्ता YTM उतना ज्यादा. Bond price remains constant regardless of YTM change? No, it will not remain constant. Bond price will be greater with a decrease in YTM and changes in bond price with equal increase in the bonds YTM. Price movements are always symmetrical regardless of changes. नहीं, symmetrical price movement कभी नहीं होंगे. The price movement will be never symmetrical. एक चीज यहां पर ध्यान रखना, आंसर यहां पे तो ऑप्शन नंबर बी है. Whenever the bonds YTM decrease, the bond price will increase. और ये इंक्रीज ज्यादा बड़ा होगा. तो अगर बॉन्ड का जो YTM है 1% डिक्लाइन कर जाए तो जो बॉन्ड का प्राइस है हो सकता है वो 5% बढ़ जाए. ठीक है, उसी टाइम पर अगर जो बॉन्ड का प्राइस है अगर YTM में इक्वल इंक्रीज होता है, यानी कि बॉन्ड का YTM 1% बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो यानी कि बॉन्ड का प्राइस कम हो जाना चाहिए. लेकिन बॉन्ड का जो प्राइस है वो 5% से कम नहीं होगा, वो अब कितने से कम होगा, 2 या 3% से. सो इसका मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड जो है वो महंगा होने लगता है तो ज्यादा तेजी से महंगा होता है, लेकिन अगर बॉन्ड सस्ता होने लगता है तो वो धीरे धीरे सस्ता होता है. बस आप इतना ध्यान रखिए. महंगा अगर होगा बॉन्ड, इफ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, it will increase rapidly with the change in YTM. But similarly, if the YTM declines, if the YTM increases and the bond's price declines, the price decline will be very slow. ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यूजिंग द डिविडेंड यील्ड मेथड इफ द ABC लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 each with ₹80 paid up. The normal rate of return is 8% and the rate of dividend declared by the company is 10%. देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता है कि इतना मिलना चाहिए, 8% का मिलना चाहिए. रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है, 10% का दे रही है. जब भी हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करनी होती है तो हमें देखना होता है कि उस शेयर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसकी फेस वैल्यू जो है, क्या उसी फेस वैल्यू पे हम उसकी बॉन्ड की वैल्यू, शेयर की वैल्यू मानेंगे या हम कुछ और मानेंगे. तो अगर मैं इक्विटी शेयर में डिविडेंड यील्ड मेथड देखने की कोशिश करूं तो मुझे साफ पता चल रहा है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी है that is going to be 10%. This dividend is going to be 10% on the face value of the share. तो शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो उसका डिविडेंड कितना मिलेगा 10% के हिसाब से, 10 रुपए. 10 रुपीज का डिविडेंड आपको मिलता है. ठीक है, अब एक चीज और देखो, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है दिस इज द रेट दैट यू एक्सपेक्ट इन द मार्केट. इफ दिस रेट एक्सपेक्टेड इन द मार्केट is less than the rate of dividend is 10%, the market return is less than 10%, तो इसका मतलब है कि जो शेयर की वैल्यू है इट इज मोर देन ₹100. 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू इसकी जो है होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें डिविडेंड मुझे ज्यादा मिल रहा है और मार्केट में मुझे कम रिटर्न मिलता है, शेयर में मुझे ज्यादा रिटर्न मिलता है. तो ये जो बॉन्ड है एक प्रीमियम पे ट्रेड करेगा. सॉरी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट सी बट डी. अगर मुझे डिविडेंड पता है, हाँ, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो 8% है और जो डिविडेंड मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली द इक्विटी शेयर्स वैल्यू इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विच इज अबाउट ₹120. ठीक है, अगर यहीं पर मार्केट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो 8% से ज्यादा होता, वो सॉरी 10% से ज्यादा होता, 11-12% होता, तो यही बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो ₹100 से जो है वो कम हो जाती. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. ABC Corporation issued a 10-year bond with a face value of ₹1,000 and a coupon rate of 8%. The bond is currently trading at ₹950 and calculate the current yield and explain what it represents. Current yield का फॉर्मूला बहुत सिंपल है,
एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। तो पहले आप इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आती है 8% ऑफ 1000 रुपीज, दैट इज 80। करंट मार्केट प्राइस आता है 950। 80 डिवाइड बाय 950 आप करते हैं तो प्लीज कैलकुलेट दिस, ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। ये जो भी यील्ड है ये क्या बताता है कि इट इज रिप्रेजेंट्स द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 8.4%। 80 डिवाइड बाय 950, अब मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूं, आई एम नॉट श्योर इफ द कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, सो जस्ट टू बी श्योर आई एम डिवाइडिंग इट। 8 डिवाइड बाय 95, यस इट कम्स आउट टू बी 8.4%। ठीक है, तो 8.4% आपका यील्ड है, और ये दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट और आपकी जो बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस है उसका रेशियो क्या है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। अगेन क्वेश्चन अबाउट डेरिवेटिव्स। Derivatives are often used to hedge risks like fluctuations in price of stocks, commodity, currency। बिल्कुल सही बात है, रिस्क हेजिंग के लिए हम यूज करते हैं डेरिवेटिव्स को, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। The value of a derivative is based on the expected future price movement of the underlying asset। yes, asset की जो expected movement है कि फ्यूचर में एसेट महंगा होगा सस्ता होगा, उसके हिसाब से डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज होती है। For regulatory purposes, a derivative has been defined under the Reserve Bank of India Act। आरबीआई एक्ट के अंदर हमने डेरिवेटिव को डिफाइन करके रखा हुआ है। तीनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन इज द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट void as per कंपनीज एक्ट 2013। मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 हमें अलाउ नहीं करता कि शेयर्स को डिस्काउंट पे, यानी शेयर्स को फेस वैल्यू से कम दाम पे इशू किया जाए, अनलेस एंड अनटिल यू आर इशूइंग स्वेट इक्विटी। अगर आप स्वेट इक्विटी इशू करते हो तो सेक्शन 55 में उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू कर रहे हो टू द पब्लिक, यू विल हैव टू इशू इट ऑन पार और ऑन प्रीमियम, बट नॉट ऑन अ डिस्काउंट, ऐसा लिखा गया है सेक्शन नंबर 53 में। Section 53 of Companies Act prohibits issuance of shares at a discount. Next question number 52. Which of the following is not true regarding issued capital? क्या यहाँ पर गलत लिखा हुआ है? Issued capital represents the total value of shares actually allotted and distributed to shareholders. It can never exceed the authorized capital as mentioned in the company's memorandum of association. Issued capital includes both paid up and unpaid capital. एंड इशूड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट अ कंपनी कैन रेज थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो हमें आराम से पता चल गया कि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है। इशूड कैपिटल इज नॉट द मैक्सिमम अमाउंट, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट। ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं इसको। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू एट मैक्स थ्रू आईपीओ। नेक्स्ट इज 53rd क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। A company can issue preference shares if so authorized by the article of association। yes, अगर article of association allow करता है तो कंपनी, sorry, a company can issue irredeemable preference shares if the authorization is there of article of association। नहीं, इंडिया में irredeemable preference shares allowed नहीं है। कोई भी कंपनी irredeemable preference share अलाउ नहीं करती। सारे शेयर्स प्रेफरेंस के रिडीमेबल होने चाहिए और 20 साल के अंदर अंदर रिडीमेबल होने चाहिए। एक एग्जेम्पशन आती है इसमें। एग्जेम्पशन क्या आती है? फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 30 इयर्स प्रोवाइडेड दैट इट स्टार्ट्स रिडेम्पशन आफ्टर 21st ईयर ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो यहां पर हमें पता चला कि जो इरिडीमेबल शेयर नॉर्मल कंपनी तो जो है इशू कर नहीं सकती। अगर कोई इंफ्रा कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलता है तो वो 30 साल के रिडीमेबल शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 20 साल के बाद आपको जो शेयर्स हैं वो धीरे धीरे रिडीम करना शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं होते हैं किसी भी कंपनी को। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कोई जो लोन है वो लिया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? व्हेन अ कंपनी इश्यूज फ्यूअर शेयर्स देन ओरिजिनली प्लान्ड, when the company receives more application for shares than the number of shares available for collection, when a company offers shares at a lower price than the face value, or when a company cancels the share issuance। अब देखो, when a company cancels the share issuance तो ये क्यों होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से, कि आपके टोटल शेयर जितने थे वो सारे सब्सक्राइब नहीं हुए और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड हुआ था वो भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर आपको आईपीओ कैंसिल करना पड़ेगा।
कंपनी इशूज फ्यूअर शेयर्स देन ओरिजिनली प्लान्ड, तो इसको हम ना ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ना अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई भी कंपनी अगर पहले प्लान करती है कि 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे, उसके बाद वो कम शेयर्स इशू कर देती है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो आईपीओ बन जाएगा और उसके बाद फॉलो ऑन ऑफरिंग हो सकती है। ठीक है, बाकी बचे हुए शेयर्स बाद में इशू हो सकते हैं। कंपनी रिसीव्स मोर एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, यस दिस इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आंसर क्या है, बी। जितने शेयर्स हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, जो कंपनी के शेयर्स हैं दे आर इन वेरी हाई डिमांड इन द मार्केट। ओके, व्हेन अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स एट अ लोअर प्राइस देन द फेयर वैल्यू, तो इसको क्या बोलते हैं, इशूइंग एट डिस्काउंट व्हिच इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, which of the following conditions must be fulfilled by a company for issue of sweat equity। स्वेट इक्विटी इशू करनी है तो क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड टू ऑथराइज, यस एक कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन में सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितनी स्वेट इक्विटी इशू करेंगे, उस उन शेयर का करंट मार्केट प्राइस क्या है, किन एम्प्लॉइज को या किन डायरेक्टर्स को वो शेयर्स इशू होंगे, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Accrual is considered a fundamental accounting assumption according to the AS1। Yes, AS1 बोलता है कि जो भी accrual का प्रोसेस है, accrual का assumption है, वो मेरा fundamental assumption है। सारी की सारी अकाउंटिंग accrual बेसिस पे करी जानी चाहिए। Adjusting entries typically involve a balance sheet account and a profit loss account। देखिए, बैलेंस जो शीट अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है, जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं हमें क्यों बनाना पड़ता है, किसी ड्यू या डिलेड इनकम एक्सपेंडिचर की वजह से या किसी एडवांस इनकम या एक्सपेंडिचर की वजह से। तो इनकम या एक्सपेंडिचर की वजह से एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, तो यूजुअली दे इन्वॉल्व अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉट अ बैलेंस शीट अकाउंट। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट रिक्वायर डेप्रिसिएशन। ये गलत बात है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी भले आप करो ना करो, इंटेंजिबल एसेट्स को तो डेप्रिशिएट करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप डेप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन जो आपके करंट सॉरी नॉन करंट एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, उनको आप डेप्रिशिएट करोगे। प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट इज एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जरूरी है क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए? नहीं, आप एक कंबाइंड अकाउंट बना सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इट इज नॉट नेसेसरी। ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करूं तो ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, हाँ इज नॉट कंसिडर्ड, ये फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ दीस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है ना। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो 1, 2 और 5 ये हमारी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स का फोर फीचर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू बॉन्ड्स, प्रोसेस ऑफ कैंसिलिंग एंड रीइशुइंग शेयर्स, process of seizing and selling shares due to non-payment, और process of distributing and distributing shares to existing shareholders। process of distributing shares इसको क्या बोलते हैं? allocation। ठीक है, process of converting shares into bonds इसको क्या बोलते हैं? conversion। process of cancelling and reissuing shares ये होता है फोर फीचर। सीजिंग एंड सेलिंग शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ये हमारा जो है सॉरी, सीजिंग एंड सेलिंग शेयर्स ये हमारा फोर फीचर होगा, ये मैंने भी इसमें कंफ्यूज हो गया। अगर आप कैंसिल ही कर देते हैं अपना इशुएंस, आपने शेयर्स अलॉट भी नहीं किए, एलोकेट भी नहीं किए, आपने आईपीओ यानी शेयर्स का इशुएंस ही कैंसिल कर दिया, तो वो तो आपका आईपीएल ही मतलब आईपीओ ही कैंसिल हो गया। लेकिन अगर आपकी नॉन पेमेंट हुई थी और आपके जो शेयर्स हैं वो ड्यू होने की वजह से, लॉन्ग ड्यू होने की वजह से आपने शेयर होल्डर से वापस ले लिए, तो उसको हम फोर फीचर बोलेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, which of the following statements according regarding the preparation of final accounts by a company are true as per the Companies Act 2013? Section 128 makes the preparation of certain books of accounts compulsory for a company. Section 129 governs the preparation of these final accounts and Schedule 5 describes the form for preparation of these accounts। तो देखिए, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, यहाँ पर हमारी सिर्फ पहली दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 128 एंड 129, बट ये जो स्केड्यूल 5 है, स्केड्यूल 5 नहीं होता, स्केड्यूल 3 होता है। कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल जो 3 है वो बताता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा। इट इज नॉट द स्केड्यूल नंबर 5। बाकी जो 128 एंड 129 है वो दोनों सेक्शंस आपके करेक्टली गिवन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अ लायबिलिटी एज अ करंट लायबिलिटी इज करेक्ट। लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, बिल्कुल ठीक है।
इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, बिल्कुल ठीक है। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड इन 24 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, 24 मंथ्स नहीं 12 महीने के अंदर अंदर। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट क्या बनेगा? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जब भी कंपनी की बैलेंस शीट आती है उसमें जो सबसे पहले हम कैपिटल लिस्ट डाउन करते हैं, उसमें हम शेयर कैपिटल लिस्ट डाउन करते हैं, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस लिस्ट डाउन करते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इस क्लासिफिकेशन में हम कैपिटल रिजर्व लाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लाते हैं, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग जो रिजर्व है वो भी लाते हैं। तो ये सारे जो रिजर्व्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट फॉर अ बैलेंस शीट इन द फॉर्म ए, सॉरी इन द फॉर्म डैश एंड द फॉर्म डैश फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्म है वो फॉर्म ए है, और जो प्रॉफिट लॉस का फॉर्म है वो फॉर्म बी है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म ए इज फॉर बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी इज फॉर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स फॉर अ कंपनी। इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसमें ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं कि इंटेंजिबल एसेट क्या है, तो गुडविल इज समथिंग दैट वी कैन नॉट टच, माइनिंग राइट्स इज समथिंग दैट वी कैन नॉट टच, computer software is something that we cannot touch. All these are intangible assets, while furnitures and fixtures they are tangible assets. So answer is option number C, 1, 2 and 3. Next is question number 63. Which of the following are a part of the list of statements which form a complete set of financial statements as per the Ind AS 1? तो Ind AS 1 में हमें बताया गया है कि आपको क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर दी 31st मार्च इशू करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बिल्कुल आता है, आपको अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना होता है कि कितने परसेंट शेयर किस कंपनी के पास है, स्पेशली द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स, एसेट्स में चेंज का कोई स्टेटमेंट ऐसा हमें देना नहीं होता है, हम बैलेंस शीट देते हैं बस। बैलेंस शीट विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस, हाँ पिछले अकाउंटिंग पीरियड की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो 1, 3, 4 अगर मैं देखूं आंसर मेरा आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। एज पर द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो इसमें से कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल इंक्लूड होगा, खर्चा है। प्रॉफिट लॉस में सारे एक्सपेंडिचर और सारी इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम भी आएगी। डिविडेंड पे किया ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, ये भी आएगा। शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड दिस इज प्रेजेंट नॉट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनता है यहां पर? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following transactions will not give rise to the separate disclosure in case of PL account? अगर प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो किस सर्कमस्टांस में आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इंटरेस्ट इनकम और लिटिगेशन सेटलमेंट। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट इनकम ये एक रेगुलर इनकम है जो आपको लगभग हर साल देखने को मिलती है किसी भी कंपनी को, तो इसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्वेंट्रीज की वैल्यू को राइट डाउन किया है, आपने कोई ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू किया है, बंद किया है, या फिर आपने कोई लिटिगेशन में यानी कि लीगल केस में कोई सेटलमेंट ऑफर करी है, तो ये सब कुछ आपको अलग से स्पेशल डिस्क्लोजर देना पड़ता है इसका। इसको स्पेशल डिस्क्लोजर बोल लो या सेपरेट डिस्क्लोजर बोल लो, एक ही बात है, हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम तो हम देते ही देते हैं, ये तो इंटरेस्ट इनकम या टैक्स एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर्स तो हम लोग प्रोवाइड करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following statements are correct regarding requirements of cash presentation of cash flows for a company? Statement of cash flows is a part of the set of financial statements prescribed under Ind AS 1. Ind AS 1 में जो statements हमें बताई गई हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। Ind AS 7 sets out the requirements for presentation and disclosure of cash flow information. कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन के लिए जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 है वो हमें बताता है कि कैसे कैश फ्लो बनाना है। पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 था, AS 3 था, और ये Ind AS 7 है जो हमें कैश फ्लो को की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफाइन करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज 67th। एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी दैट कंट्रोल्स वन और मोर एंटिटी। एक एंटिटी अगर एक से ज्यादा दूसरी एंटिटीज को कंट्रोल करती है तो उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है? टू प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईच एंटिटी। तो अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी ए कंपनी बी को ओन करती है और कंपनी सी को ओन करती है, और इसमें कंपनी सी जो है वो कंपनी डी को ओन करती है, तो इसमें जो कंपनी ए है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम सभी कंपनीज ए बी सी डी का अलग अलग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दें। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि एक तरीके से ए के बैलेंस शीट में, ए के स्टेटमेंट्स में बी सी और डी से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। कंबाइंड दे दो, कंबाइंड मतलब सबका इकट्ठे दे दो, सबका टोटल प्रॉफिट वगैरह बताओ और एक ही स्टेटमेंट दो जिसमें सबका डेटा इंक्लूड कर दो। लास्ट, टू प्रेजेंट इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स फॉर ईच एंटिटी, हर जो एंटिटी है उसका अलग अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करो। तो हमें ध्यान रखना है कंसोलिडेटेड देनी होती है। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि जो कंपनी ए की जो जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी उन सभी स्टेटमेंट्स में सिर्फ कंपनी ए के प्रॉफिट लॉस का जो है जिक्र नहीं होगा, उसमें बी सी डी सबका होगा। ठीक है, ये बी नहीं देगा कंसोलिडेटेड, सी नहीं देगा, डी नहीं देगा, लेकिन ए होल्डिंग कंपनी को देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, which of the following shall not be included in revenue from operations in the PL account। ऑपरेशन से रेवेन्यू में इंक्लूड ना हो, यानी कि ये कुछ ऐसा रेवेन्यू है जो दूसरी रेवेन्यू से आता है, ऑपरेशन से नहीं आता है। देख लेते हैं, सेल्स रेवेन्यू ये तो ऑपरेशन से आएगा, सो इट इज इंक्लूडेड इन द कंपनीज पीएल अकाउंट एज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट यानी कि जो आपने लोन वगैरह दिया है उस पर जो आपको इनकम आती है, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है। डिविडेंड इनकम, आपने कोई शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं उस पर आपको डिविडेंड मिलता है, ये भी आपके ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है। एसेट डिस्पोजल, आपने कोई एसेट बेच दिया, कोई एसेट आपने सेल कर दिया, ये जो एसेट है इसके सेलिंग करने से जो कैश जनरेट होता है, जो रेवेन्यू आता है, दिस इज अगेन नॉट पार्ट ऑफ योर ऑपरेशन। तो अगर मैं बात करूं नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, तो सेल्स रेवेन्यू को छोड़ के किसी को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69, which of the following types of business in which of the following types of business final account preparation is not mandatory। अगर मैं कंपनीज एक्ट ओपन करूं तो वहां मुझे देखने को मिलता है कि जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनको अपनी सारी फाइनल अकाउंट्स की जो प्रिपरेशन है वो करनी पड़ती है, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिमिटेड लाइबिलिटी हो, कैसी भी कंपनी हो। ठीक है, लेकिन जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उनको फाइनल अकाउंट्स बनाना कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से मैंडेटरी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सोल प्रोप्राइटरशिप, नॉट अ वन पर्सन कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में अलाउड नहीं, वन पर्सन कंपनी में तो कैश फ्लो वगैरह की जो स्टेटमेंट है वो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वहां भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप नहीं बनाओगे। ठीक है, 78th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करके बता दीजिए क्या है। लॉन्ग टर्म डेट नॉन करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड पेएबल ये करंट लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगेन लॉन्ग टर्म आ गया तो ये भी लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी तो हमेशा, या टैक्स लाइबिलिटी हो या वो टैक्स एसेट हो, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि वो टैक्स लाइबिलिटी या एसेट आपको इस साल में नहीं अगले सालों में, नेक्स्ट ईयर्स में फायदा या नुकसान पहुंचाता है। तो जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी है इट इज ऑलवेज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड देयरफॉर आई विल से आंसर इज ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ट्रेड पेएबल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, एज पर schedule 3rd of the Companies Act 2013 where are deferred tax liabilities shown in the balance sheet। जो भी आपके डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हैं इसको आप बैलेंस शीट में शो करते हो अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसी तरीके से जो आपके टैक्स एसेट्स होते हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, दे आर शोन ऑन द एसेट साइड अंडर अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, as per schedule 3rd of the Companies Act 2013 non-current investments are typically classified under which section in the balance sheet। शेड्यूल 3 के हिसाब से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स एसेट, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। हम हमेशा बैलेंस शीट के अंदर जब भी एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं हम उसे क्या कैसे क्लासिफाई करते हैं? नॉन करंट एसेट
एंड करंट एसेट। हम ये टर्मिनोलॉजी फिक्स्ड एसेट की यूज नहीं करते बैलेंस शीट में, तो आंसर क्या बनेगा? नॉन करंट एसेट, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ये नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। Trade receivables are a part of dash in the balance sheet of a company as per the Schedule 3 of the Companies Act 2013। अभी हमने देखा कि बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, दीज आर अ करंट एसेट, दीज आर अ करंट एसेट, क्योंकि जितने भी ट्रेड रिसीवेबल हैं वो करंट एसेट होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल, इस पे आपको पैसा मिलने वाला है, ये आपका शॉर्ट टर्म का एसेट है, करंट एसेट। सिमिलरली बिल पेएबल एंड ट्रेड पेएबल, these are classified as current liability in the balance sheet of the company। okay, next देखो क्वेश्चन नंबर 74। which of the following information is correct here? Cash flow information is useful in assessing the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents, yes, this is absolutely right। Cash flow statement enhances the comparability of the reporting of operating performance by different enterprises, yes, absolutely, it helps the comparability। दिस स्टेटमेंट डज नॉट हेल्प इन बैलेंसिंग कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो ये गलत है। अगर मुझे कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन रहेगी तो मेरे लिए कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट क्या है यहां पर? कैश फ्लो स्टेटमेंट फैसिलिटेट्स प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग फैसिलिटेट करेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, बिल्कुल हेल्प करेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजंस, बिल्कुल हेल्प करेगा मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की सब्स्टिट्यूशन में उसकी जगह पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बोथ आर सेपरेटली रिक्वायर्ड, दोनों अलग अलग तरीके से आपको बनानी पड़ती हैं, दोनों मैंडेटरी हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76। Which of the following statements is or are incorrect related to cash flow statements? Operating activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalent। अब यहां पर तो पहले ही मुझे पता चल गया कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज बेसिकली एन एक्टिविटी नोन एज इन्वेस्टिंग। क्लियर? Investing activity are the principal revenue producing activity of the enterprise, no, principal revenue producing activities are operating activities। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत हो गया है और आंसर मुझे साफ पता लग गया है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर activities that result in changes in the size and composition of the owner's capital and liability of the enterprise। okay, next देखिए क्वेश्चन नंबर 77। which among the following statements is correct? Payment of interest on debentures and loans is an operating activity। जब भी आप लोन लेते हो या डिवेंचर लेते हो, उस लोन को रीपे जब भी आप करते हैं तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये तो इनकरेक्ट है, राइट? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यस, अगर फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो उसके लिए जो भी पेमेंट दोगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ये करेक्ट है। कैश पेमेंट टू ट्रेड पेएबल इज अ फाइनेंसिंग, नो, ट्रेड पेएबल्स यानी कि आप ऑपरेशंस जो अपने नॉर्मल कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, उसके अंदर आपके ट्रेड पेएबल आते हैं। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म आपके पेएबल्स हैं, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स हैं, वो सारा आपका रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स अगेन आर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट इज which of the following statements is or are correct? Principal revenue producing activities mean business activities being carried by the enterprise to earn profit, yes, principal revenue earning capacity activity का मतलब है वो मेजर एक्टिविटी जिससे बिजनेस अपनी इनकम अर्न करता है। A single transaction does not include cash flow under two different activities, this is wrong, a single transaction can include cash flows from two different activities। An inflow or outflow between the components of cash and cash equivalents is not considered while preparing the cash flow statement। अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में कोई ट्रांसफरेंस हो रही है, कैश इज कन्वर्टेड टू कैश इक्विवेलेंट और कैश इक्विवेलेंट इज कन्वर्टेड टू कैश, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। The dividend received by any financial enterprise on loans and advances is shown in the cash flow statement as
जब भी आप डिविडेंड रिसीव करोगे फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंटरप्राइज, ये कौन ऑपरेट कर रहा है? फाइनेंशियल इंटरप्राइज रिसीव कर रहा है। क्यों रिसीव कर रहा है? क्योंकि इसने लोन एंड एडवांसेस किसी को दिए हुए हैं। तो फाइनेंस इंटरप्राइज के केस में जब भी लोन दिया जाता है और उस पर इनकम रिसीव करी जाती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है। सो द डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय एनी फाइनेंशियल एंटरप्राइज ऑन लोन्स एंड एडवांसेस इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अगर ये कोई दूसरी कंपनी होती, अगर ये कोई दूसरी कंपनी होती तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80th। द पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर कैपिटल गेन्स टैक्स पे करते हैं तो ये किस एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जनरल एक्टिविटी। जितना भी टैक्स आप पे करते हो, अगर गेन्स पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे आपने जो अर्न किया है उस पे अगर आप टैक्स पे करोगे तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। राइट? बिकॉज दिस इज द कैपिटल गेन्स टैक्स। दिस इज नॉट अ नॉर्मल इनकम टैक्स जो आपके रेवेन्यू ऑपरेशंस पे टैक्स लगेगा, वो नहीं है। ये आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उस पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, उस पे जो कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का के कैश फ्लो के अंदर कैटेगराइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? कैश में और कैश इक्विवेलेंट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या मार्केटेबल सिक्योरिटी। हमेशा ध्यान रखो, इन्वेंट्री इज नेवर अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट, और कैश कैश तो नहीं है, कैश इक्विवेलेंट भी नहीं होती है। जो आपके पास स्टॉक है, फिनिश गुड्स पड़े हो या आपका रॉ मटेरियल पड़ा हो, वो कभी भी आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। इन्वेंट्री इज नेवर योर कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो तुरंत मार्केट में जाकर आप सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब आपका कैश कैश इक्विवेलेंट में आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82। While preparing the cash flow statement, interest paid on debentures will be considered as, again अगर आप interest pay करते हो debentures के ऊपर तो वो आपकी financing activity का part है। That is because you have taken a loan as debenture and then you are paying interest on that. This is a part of your financing activity. Next, interest earned for a bank is shown in which schedule of the PL statement? जो बैंकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें प्रॉफिट लॉस के कौन से स्केड्यूल में हम इंटरेस्ट अर्नड जो है बैंक का वो शो करते हैं? स्केड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16। तो आंसर याद रखिए 13th नंबर जो बैंक्स की इनकम को फर्दर डिस्क्लोज करने वाला स्केड्यूल है, वहां पर हम डिस्क्लोज करते हैं कि इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया है। नेक्स्ट इज फॉर अ बैंक मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस इज शोन अंडर व्हाट? ये मनी जो कॉल या शॉर्ट नोटिस पे शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करी जाती है, दिस इज बेसिकली शोन अंडर बोरोइंग्स। क्योंकि मनी मार्केट में जो भी पैसा होता है, आप शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म के कुछ दिनों के या कुछ हफ्ते के लोन लेते हो, तो ये जो लोन होते हैं बेसिकली दीज आर क्लासिफाइड अंडर बोरोइंग्स। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85। Schedule 9 of the Form A in the financial statements of a banking companies provide details of what? तो अगर आप फॉर्म ए देखते हो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए। उसमें जो स्केड्यूल 9 है वो हमें एडवांसेस जो बैंक ने दे रखे हैं, यानी जो बैंक के एसेट्स हैं, उनकी बात करता है। ठीक है, स्केड्यूल नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं आपके सामने इसीलिए बार बार पढ़ रहा हूं और मैं फटाफट से आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपकी बस एक बार रिवीजन हो जाए। क्योंकि जो पूरा मॉड्यूल बी है, इसका इतनी सारी थ्योरी है इसके अंदर, ये सारी की सारी थ्योरी बस मेमोरी पे बेस्ड है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझने पड़े। हमने मॉड्यूल सी और डी के जो क्वेश्चंस देखे वो क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट से सॉल्व हो रहे थे, बट दीज क्वेश्चंस दे आर नॉट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अ कंसेप्ट, दे हैव टू बी मेमोराइज्ड। फॉर एग्जांपल, एज पर डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग की डेफिनेशन किस एक्ट में दी गई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन नंबर 5 में। याद रखना है, सेक्शन 5 ऑफ द बीआरए वो बताता है कि बैंकिंग का मतलब क्या है। जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो और उस डिपॉजिट को आगे लेंड करते हो, और ये पब्लिक का डिपॉजिट रीपेएबल है ऑन डिमांड। जैसे ही पब्लिक अपना पैसा वापस मांगेगी, आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहां डिफाइंड है? बीआरए सेक्शन 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजर बुक फॉर अ बैंक? बैंक का लेजर बुक इसमें से क्या नहीं होगा? लोन लेजर, एफडी अकाउंट लेजर, बिल डिस्काउंटेड लेजर या कस्टमर कंप्लेंट लेजर? सिंपल सी बात है, कस्टमर कंप्लेंट लेजर इज नॉट अ लेजर विच वी मेंटेन इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में तो वो लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं जिसमें कोई पैसे की बात हो रही हो। तो लोन लेजर है, कितने लोन अकाउंट्स हैं, कितना लोन उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सब लोन लेजर में होगा।
एफडी में आपकी एफडी का रिकॉर्ड होगा, बिल्स डिस्काउंटेड में जितने बिल्स आए और बैंक ने उसको डिस्काउंट किया उनका रिकॉर्ड होगा, लेकिन कस्टमर कंप्लेंट्स इज समथिंग एल्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू अकाउंट्स, इट इज नॉट अ लेजर बुक. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट डिपॉजिट्स फॉर अ बैंकिंग कंपनी? बैंकिंग कंपनी के डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल आएगा, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट बिल्कुल आएगा, टाइम डिपॉजिट भी आएगा. ऑप्शन नंबर डी. चाहे आपके सेविंग्स अकाउंट्स हो, चाहे वो फिक्स्ड अकाउंट्स हो, चाहे वो रिकरिंग अकाउंट्स हो, कोई भी डिपॉजिट आपका बैंक का जो पेबल है ऑन डिमांड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डिपॉजिट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89. द इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ बैंक डज नॉट इंक्लूड. बैंक की इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल होगी, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स बिल्कुल हो सकता है, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक ने खुद के जो कंपनीज, खुद कुछ कंपनीज ओपन की और उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल हो सकता है. बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ लायबिलिटी. जो बिल आपको पे करने होते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो आपकी लायबिलिटी होती है, जिसके ऊपर आपको पेमेंट फ्यूचर में देनी पड़ेगी, आपको रिसीव नहीं होगी. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शोन इन वन ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ अ बैंक डू नॉट इंक्लूड. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या नहीं आएगा? लॉ चार्ज, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय पेमेंट या इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर. तो अगर आप बैंक की बात करो तो लॉ चार्जेस जो हैं आपके, दीज आर नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लॉ चार्जेस इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, while printing and stationery expense is an operating expense. employees को सैलरी देना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और जो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देना है दैट इज आल्सो एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है, सो इट इज डिस्क्लोज्ड अंडर द शेड्यूल्स ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंक. इंटरेस्ट अर्नड इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट. जो फाइनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें बैलेंस शीट में जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो हम एक एसेट की तरह शो करेंगे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट. जब बैलेंस शीट से कोई एसेट सेल कर दिया उसमें जो प्रॉफिट मिला वो एसेट दिखा देते हैं. या इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट. सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट अर्नड इज नॉट शोन एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट. इंटरेस्ट अर्नड इज शोन एज अ इनकम और रेवेन्यू इन द पीएल अकाउंट. ठीक है, तो जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम के तौर पे दिखाएंगे. बैलेंस शीट में तो हम वो इंटरेस्ट किस इन्वेस्टमेंट पे अर्न किया वो इन्वेस्टमेंट शो करेंगे बैलेंस शीट में. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. थर्ड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट की सेल करने पे, इन्वेस्टमेंट की सेल करने पे जो प्रॉफिट आएगा वो एसेट नहीं रहेगा. आपका एसेट तो खत्म हो गया, एसेट सेल कर दिया आपने, उस एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट आया वो आपकी क्या है? अगेन इनकम है अंडर दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉट ऑन द बैलेंस शीट. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92. एन एलएलपी इज रजिस्टर्ड विथ डैश वेयर एज अ पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड विथ डैश. एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर होती है, और एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होता है. तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, एलएलपी विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड फर्म और पार्टनरशिप विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. नेक्स्ट, अ बिजनेस हैज टोटल एसेट्स वर्थ रुपीज 55,800 and the owner's capital amounts to 31,900. what is the value of the outside liability? सिंपल है, A is equal to L plus C. एसेट कितना है? टोटल एसेट्स 55,800. तो आउटसाइड लायबिलिटी फाइंड आउट करना है, और कैपिटल कितना दिया है? 31,900. तो 31,000 यहां ले जाके माइनस कर दो, 55,800 माइनस 31,900. दिस इज योर आंसर. आंसर इज आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, 23,900. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नेट वर्थ. नेट वर्थ के बारे में क्या करेक्ट है यहां पर? नेट वर्थ इज द सम ऑफ कैपिटल एंड द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. नेट वर्थ का मतलब होता है कि जो भी कंपनी की टोटल कैपिटल है, ओनर्स का पैसा है, और जितना बैलेंस रिजर्व और सरप्लस में है वो सारा उसकी नेटवर्थ का पार्ट होता है. फॉर अ बिजनेस एंटिटी, नेट वर्थ रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर्स. नेट वर्थ ये बेसिकली बताता है कि उस बिजनेस में कितना पैसा जो है ओनर्स ने दिया हुआ है और वो ओनर्स को वापस करना है. बिल्कुल सही बात है.
Net worth is the claim of the owners against the assets of the business. All of them are correct. For a business liability of the business, yes, all of them are correct. Answer is option number B. Net worth is the sum of capital and balance of reserve and surplus. It is the claim of the owners against the assets of the business. एंड इट नेट वर्थ रिप्रेजेंट द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. वही बात हो गई, ओनर के प्रति जो लायबिलिटी है वही आप यहां पर शो करते हैं. तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. According to the disclosure requirements, a company must separately disclose in its notes to accounts the number of shares held by each shareholder holding more than a certain percentage of shares. What is this certain percentage? This is obviously 5%. कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है तो आप उन सभी शेयर होल्डर्स को की डिटेल्स सेपरेटली डिस्क्लोज करते हो कि इसके पास कितने शेयर्स हैं, ये पर्सन का नाम क्या है, ये सब आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे. तो चाहे आपके पास 50% हो, 100% हो, चाहे 6% शेयर हो, अगर 5% से ज्यादा शेयर्स आपके पास हैं तो आपका डिटेल सेपरेटली सभी ऐसे शेयर होल्डर्स का डिस्क्लोज होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96. अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो, according to accounting standard number 7, which of the following statement is correct? Cash flows include movements between items that constitute cash or cash equivalent. No, cash flows do not include investments or the movements of items between cash and cash equivalents. Only expenditures that result in a recognized asset in the statement of financial position are eligible for classification as investing activity. वो खर्चे जिससे मेरा एक एसेट रिकॉग्नाइज हो जाता है उसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करूंगा, बिल्कुल ठीक है. Aggregate cash flows arising from obtaining or losing control of subsidiary or other businesses shall be presented separately and classified as operating activity. अगर कोई भी आपकी सब्सिडरी आपने उसको बेच दिया या कोई नई सब्सिडरी ऑपरेट कर दी, खरीद ली, तो उससे जो कैश फ्लो होता है वो आप अलग से सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करते हो. ये जो बात है, आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था? ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? तो यहाँ पर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 2 ऑब्वियसली, क्योंकि पहली तो गलत है, दूसरी सही है. तीसरी में यहाँ पे क्या बोला है कि ओनली ऑब्टेनिंग और लूजिंग कंट्रोल under operating activity, this is presented separately but classified as investing, not operating. जब भी आप कोई नई सब्सिडरी ओपन करते हो या पुरानी सब्सिडरी बेचते हो, इससे जो भी कैश फ्लो आता है वो ऑपरेटिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग के अंदर क्लासिफाई होता है. तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97. यहां पर कंपनी का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. टोटल सेल्स दे दी गई है, परचेज दे दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है और एक्सपेंसेस भी दे दिए हैं. सो फाइंड आउट द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट. If you want, you can pause the video for a second and then solve it and then come back. Because if I solve it, answer क्या होगा? Gross profit is equal to total sales, that is 2 lakh minus the COGS. और COGS क्या होता है? Opening stock minus closing stock. Opening stock minus closing stock, that is 15,000 minus 10,000, that is 5,000. प्लस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज 25,000 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही, प्लस एनी परचेज दैट इज 80,000 जो अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ये कितना बनता है? 80 प्लस 30 दैट इज 120,000, दैट इज 1,20,000 और 2 लाख से इसको माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट आता है मेरा? 80,000 का प्रॉफिट आता है. 80,000 का प्रॉफिट आएगा. अगर मेरी कैलकुलेशन तो मैंने गलत नहीं करी है, 80, हाँ मैंने गलत करी ना. 2 लाख माइनस 1,10,000 है ये. 30,000 plus 80,000 obviously is 1,10,000. So 2 lakh minus 1,10,000 is 90,000. Answer is option number C. Clear? Next देखो क्वेश्चन नंबर 98. Which of the following is considered a cash flow from operating activity? Again operating activity यानी कि principal revenue generating activity क्या है? Cash advances and loans made to other parties by a non financial institution. नहीं, non financial institution अगर देता है loans वगैरह तो ये investing activity है. कैश पेमेंट्स टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बिहाफ पे पेमेंट करना या उनसे पेमेंट लेना, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा. ये बनेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी. अगर मैं सी और डी देख भी लूं तो कैश पेमेंट्स टू एक्वायर पीपीई ये इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, क्योंकि मैंने जब भी नया एसेट खरीदना है या पुराना एसेट बेचना है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है. और जब भी मैं शेयर्स इशू करता हूं या मैं लोन लेता हूं तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, बिकॉज आई एम टेकिंग अ लायबिलिटी. चाहे ओनर से पैसा लो चाहे बैंक से पैसा लो, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये आपका एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आने वाला कैश फ्लो है, राइट? ओके, नाउ लुक एट दिस.
गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ईबिट दिया हुआ है आपको, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया हुआ है 4,56,000 है, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 35,000 है, लॉस ऑन द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स आपको दिया हुआ है वो भी 1,40,000 है, डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल आपको 45,000 दिया है, इंक्रीज इन अदर आइटम्स जो ऑफ करंट एसेट्स 12,000 है, और इंक्रीज इन अदर आइटम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज 55,000 है। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मुझे अगर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता है 4,56,000, इसमें डेप्रीसिएशन जो कि एक नॉन कैश का खर्चा था, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा पहले तो 4,56,000 इज माई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड करता हूं, क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने टोटल रेवेन्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके ये प्रॉफिट बताया आपको, और जब मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो मैंने कोई कैश पे नहीं किया था। तो अगर मैं कैश निकालना चाहूं कि मेरे पास कितना आया है, तो मैं इसमें डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दूंगा। याद रखना है आपको, जब भी आप कैश फ्लो निकालते हो तो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को आप ऐड कर देते हो दोबारा से ईबिट में, ठीक है। फिर उसने बोला कि आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल कर दिया और उसमें आपको लॉस हो गया। जब भी आप लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करते हो उससे जो कैश फ्लो आता है वो किस में आता है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो 1,40,000, दिस इज नॉट द कैश फ्लो फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट, दिस इज द लॉस आफ्टर सेलिंग ऑफ द एसेट। तो अगर मैंने मान लीजिए 1 लाख एक कोई एसेट था, वो मैंने बेच दिया 10 लाख का, और 10 लाख का बेचा, लेकिन उस एसेट की कीमत 11,40,000 थी, तो इसका मतलब मुझे 1,40,000 का लॉस हुआ है। ये जो 1,40,000 का लॉस हुआ है, दिस इज बेसिकली अ कैश फ्लो एंड दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल 45,000 है। अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो गए, इसका मतलब मैंने अकाउंट्स को पे कर दिया होगा, ये अगेन एक कैश आउटफ्लो हो गया 45,000 का ड्यू टू ऑपरेशंस, ये भी माइनस होगा। इंक्रीज इन अदर आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के दूसरे आइटम मेरे बढ़ गए, करंट एसेट्स के आइटम बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब मैंने उन्हें खरीदने के लिए कैश खर्च किया होगा, ये भी मेरा 12,000 का कैश आउटफ्लो हो गया। इंक्रीज इन अदर आइटम ऑफ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी बढ़ी, मतलब 55,000 का मेरा कैश बढ़ गया होगा, ठीक है। अगर मैं ये सारी कैलकुलेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे को जो नेट फ्लो देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पर लगता है कि टोटल जो है मेरा इनफ्लो आएगा, हाँ इनफ्लो आएगा 6,29,000 का, 456 प्लस 35,000 प्लस 55,000 माइनस 12,000, डिक्रीज इन माइनस 45,000 प्लस 1,40,000, आपका आंसर कितना आएगा? 6,29,000। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ यू कैलकुलेटेड यू विल फाइंड इट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। With the advent of the internet, computer and the World Wide Web, a modern bank is now expected to be the convenience bank. What does the concept of a convenience bank imply? A convenience bank is expected to have a working schedule of 6 days in a week and 12 hours a day. It is expected to have a schedule of 365 days a year and 24 hours a day, 365 days a year and 12 hours a day, और 5.5 days in a week and 12 hours a day। तो ऑब्वियसली कन्वीनियंस बैंक का मतलब जो 24/7 काम करे, 365 days a year, 24 hours a day, the services are provided by a convenience bank. All right. So my dear friends, this was the culmination of all the 100 questions that I had for you today. और आज हमने कोशिश की कम से कम समय के अंदर हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करें, लेकिन कल, दैट इज ऑन द डेट ऑफ 20th जून 2024, हम शाम को 7 बजे मिलेंगे इन अ लाइव सेशन, और उस लाइव सेशन के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का सेशन यानी 20th जून का सेशन आप बिल्कुल मिस मत करिए, उस सेशन में जरूर जुड़ना। उस सेशन में मैं न्यूमेरिकल्स मॉड्यूल्स ए, सी और डी के मेजर न्यूमेरिकल्स जो भी अलग अलग तरीके के होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज बी पार्ट ऑफ दैट सेशन। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि व्हाट इज योर फीडबैक रिगार्डिंग दीज वीडियोस ऑफ मैराथन्स दैट आई एम कमिंग अप विद द एएफएम कंपोनेंट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।